डिजिटल नॉवल लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। 101 सुहागरात का सच। सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी हीरे के गहनों से जड़ी कलाइयों में लाल चूड़े के साथ सोने के कलीरों की खनक की धुन पर डगमगाते हुए कदमों के साथ चलती हुई श्रेया आज रात शायद सिर्फ चंडीगढ़ की नहीं बल्कि पूरे जहान की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसका सजीला सुनहरा रूप उस लाल जोड़े में चार चांद लगा रहा था और ये नई नवेली दुल्हन आज रात अपनी शादी के बाद अपने सपनों के राजकुमार अपने पति के साथ अपनी सुहागरात मनाने होटल गोल्ड स्टार के वेडिंग स्वीट में जा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि शर्माने और नज़ाकत से मुस्कुराने की जगह श्रेया अपने आप को बेहोशी की गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। उसका सर चकरा रहा था, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था, उसके कदम बहक रहे थे और वो धीमी आवाज़ से मदद मांग रही थी। ये अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? आह, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आंखों के सामने सब पिघलता हुआ दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया थोड़ी आवाज़ ऊंची करती हुई आवाज़ लगाती है, नताशा, बबली कोई है क्या? इस कॉरिडोर में होटल का कोई स्टाफ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं स्वीट तक पहुंच ही गई हूँ, रौनक अंदर ही है, उससे कहती हूँ कि नीचे से मुझे कोई मेडिसिन मंगवा कर दे। लड़खड़ाती हुई श्रेया दीवार का सहारा लेते हुए किसी तरह अपने स्वीट तक पहुंची और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई एक रूमानी खुशबू उसके रोम रोम में समाने लगी। कमरे की रोशनी धीमी और गुलाबी थी, पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और दिल बहलाने वाला धीमा धीमा संगीत बज रहा था। रात की हवा से रेशम के सफ़ेद पर्दे एक लय में उड़ रहे थे और उन्हीं पर्दों के बीच उसे एक लंबे चौड़े सजीले नौजवान की छाया दिखाई दी और श्रेया का चेहरा इस हालत में भी खिल उठा। उसने उसकी ओर बढ़ते हुए बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम यहीं मेरा इंतजार कर रहे होगे, सुनो ना मेरा। श्रेया अपनी बात पूरी भी न कर सकी, वो आदमी आगे बढ़ा और श्रेया चक्कर खाकर उसकी बाहों में गिर गई। आधी बेहोशी में वो उससे कहती रही कि वो आज रात कितनी खुश है, आज उसका सपना पूरा हो गया। उसने इस रात का बेताबी से इंतजार किया था और आज वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ है। श्रेया को महसूस हो रहा था कि वो आदमी उसे बिस्तर की तरफ लेकर जा रहा है, उसे मखमल की चादर पर लिटाकर उसके करीब आ रहा है। श्रेया की सुध अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पर श्रेया को उस आदमी के हाथ अपने बदन पर महसूस हो रहे थे जो पूरे जुनून के साथ उस पर अपना हक जमा रहे थे। और उसके बाद श्रेया की सुध बेहोशी की खाई में जाकर सो गई। न जाने कितने घंटों बाद कमरे के बाहर हलचल सुनकर श्रेया की आंख खुली। श्रेया ने आधी नींद में अपने बगल में लेटे रौनक को महसूस करने की कोशिश की, पर रौनक वहां नहीं था। श्रेया उठकर बैठी तो उसने देखा कि मसले हुए गुलाब के फूलों की सेज पर वो अकेली है, रौनक वहां नहीं था और न ही श्रेया के जिस्म पर उसके कपड़े। श्रेया ने हैरानी से यहाँ वहां देखा और बाथरूम की तरफ देखते हुए आवाज़ भी लगाए, रौनक बेबी तुम बाथरूम में हो क्या? रौनक। कोई जवाब न मिलने पर श्रेया ने खुद को एक चादर से ढका बिस्तर से उतरी और फटाफट शादी का जोड़ा पहनकर अपने बाल बांधकर वेडिंग स्वीट से बाहर आई। पर जैसे ही श्रेया ने दरवाज़ा खोलकर अपने मेहंदी रचे नाजुक पैर बाहर रखे, उसने देखा कि एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अचानक लोगों का एक सैलाब श्रेया की तरफ उमड़ा, न जाने कितने कैमरे उसकी तस्वीरें खींचने लगे और न जाने कितनी अनजान आवाज़ें चीख चीख कर कहने लगीं, देखिए, चंडीगढ़ के जाने माने मल्होत्रा परिवार की वारिस श्रेया मल्होत्रा का काला कारनामा। शादी की रात ही इस बिगड़ैल राजकुमारी ने बिताई रात किसी पराये मर्द के साथ। शादी रौनक खन्ना के साथ और रंगरलियां किसी और के साथ। मिसेस श्रेया खन्ना, क्या ये सच है कि कल रात आपके वेडिंग स्वीट में आपके पति रौनक की जगह कोई हैंडसम अजनबी था? क्या हुआ आप दोनों के बीच? क्या आप रौनक खन्ना को शादी की रात ही छोड़ चुकी हैं? सफ़ेद पड़ चुकी सर से पैर तक कांपती हुई, अपने डूबते दिल की धड़कन महसूस करती हुई श्रेया ने आग बबूला होकर आखिर सबको पीछे धक्का देकर चीखते हुए कहा, शट अप, आई सेड शट अप। हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी ये बकवास करने की? हाँ, मेरे साथ कल रात मेरे पति रौनक खन्ना ही थे। हो कौन तुम लोग और मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, कोई है? बाहर निकालो इन सबको, और खबरदार जो ऐसी अफवाह फैलाकर मुझे और रौनक को बदनाम करने की कोशिश की तो। तभी उस भीड़ को किसी धीरे से छोड़े गए तीर की तरह चीरती हुई आवाज़ श्रेया के लाल पड़ चुके कानों में आ गिरी। और वो आवाज़ रौनक की थी। रौनक दुखी आवाज़ में बोला, ये अफवाह नहीं, सच है श्रेया। श्रेया ने मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ के परे रौनक को खड़े देखा और वो बर्फ के बुत की तरह जम गई। सामने से रौनक आ रहा था, शादी की शेरवानी पहने, आंखों में श्रेया से मिले धोखे के आंसू लिए। श्रेया के सामने आकर रौनक ने श्रेया को उसके कंधों से झकझोरते हुए एक दिलजले की आवाज़ में सवाल किया, हाउ कुड यू श्रेया, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? शादी की रात मुझे फ़ोन करके डेरा बस्सी के फार्म हाउस पर भेजा और सुहागरात किसी गैर मर्द के साथ मनाई, वो भी हमारी शादी के बिस्तर पर। और अब भी तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी है, इतनी गुस्ताखी है कि तुम मेरा नाम लेकर सीना ठोक कर कह रही हो कि मैं कल रात तुम्हारे साथ था। क्यों श्रेया, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और उसने अपने होश व हवास खोते हुए कहा, नहीं नहीं रौनक, ये तुम क्या कह रहे हो? कल रात इस कमरे में तुम थे मेरे साथ, और मैं भला तुम्हें फ़ोन करके फार्म हाउस पर क्यों जाने को कहूँगी?
तुम सबको गलतफहमी हुई है। ओके, मैंने किसी पराये आदमी के साथ रात नहीं बिताई। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई बेवफाई नहीं की रौनक के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाऊजी कहाँ है वो मेरा विश्वास। तभी अचानक किसी ने श्रेया को खींचकर अपनी तरफ पलटा और नसों का खून जमा देने वाला एक चांटा उसके गाल पर मारकर उसकी बात पूरी होने से पहले ही खत्म कर दी। श्रेया ने सुन्न होकर देखा कि उसके बाऊजी जगदीप मल्होत्रा, उसकी सौतेली माँ जमुना मल्होत्रा, उसकी सौतेली बहन नताशा मल्होत्रा और उसकी चहेती सहेली बबली उसे नफरत से देख रहे हैं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी, गुस्सा और हिकारत है। उन्हें ऐसे देखकर श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, बाऊजी। तभी बाऊजी ने फुंकारते हुए कहा, खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बाऊजी कहकर मेरे खून को गाली दी तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरा खून इतना गंदा हो सकता है। छी, इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर गई होती श्रेया। कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। इतना कहकर जगदीप फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतने में नताशा दुखी होते हुए कहती है, दीदी ये क्या कर दिया आपने? और क्यों, आप तो रौनक जीजाजी से प्यार करती थी ना। फिर जमुना ने भी रोते हुए कहा, नताशा की बात का जवाब दे पुत्र। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे पैदा नहीं किया पर अपनी बड़ी बहन की अमानत मानकर पाला था पुत्र। तूने आज मेरी परवरिश को गाली दी है। मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बहन को कि उसके मरने के बाद उसका चूल्हा चौका तो संभाल लिया पर उसकी बेटी का चाल चलन न संभाल सकी। ये सब देखकर बबली भी हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी अब आगे आकर बोली, श्रेया ये सब लोग सच कह रहे हैं और आज तू झूठ बोल रही है और तेरी सहेली होते हुए भी मुझे तेरे खिलाफ बोलना पड़ रहा है। रौनक कल रात को शादी की रस्में पूरी हो जाने के बाद सचमुच डेरा बस्सी के फार्म हाउस पर चले गए थे ये कहकर कि तूने उन्हें कोई सरप्राइज देने के लिए वहां बुलाया है। तो बता वो तेरे साथ रात कैसे बिता सकते थे? झूठ बोलना बंद कर श्रेया। तूने कल की रात रौनक के साथ नहीं किसी और आदमी के साथ गुजारी है। जब सबकी बातें और लानतें श्रेया के कानों में उतरने लगी तो उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो सब सच कह रहे थे। कल रात वो शादी के सुर्ख जोड़े में जिस मर्द की बाहों में जा गिरी थी वो उसका पति रौनक नहीं था और अब सच जान लेने के बाद वो श्रेया के लाख बार दावा करने पर भी रौनक साबित नहीं हो सकता था। श्रेया के चेहरे पर गुस्से के उबाल की जगह अब हैरानी, हिकारत और खुद से आ रही घिन ले रही थी। कल रात अपने बदन पर महसूस हुए उस आदमी के हाथ अब उसे अपने उसी बदन पर रेंगते हुए सांप की तरह महसूस हो रहे थे। धीरे धीरे ये सच्चाई उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी कि न सिर्फ वो चाहे अनचाहे रौनक के साथ बेवफाई कर चुकी है बल्कि वो एक अनजान आदमी के हाथों मैली भी हो चुकी है जिसका वो न नाम जानती है और न ही शक। श्रेया को ये एहसास होते ही धक्का सा लगा। उसे अपने शरीर से अपनी आत्मा से घिन आने लगी। अपने पति, अपने परिवार और भूखे भेड़ियों की तरह उसकी तस्वीरें खींच रहे रिपोर्टर्स की आंखें उसे ऐसे लगने लगी जैसे वो किसी नीच औरत को देख रही हों। एक रात में बदली अपनी इस जिंदगी की अंधेरी सुबह ने श्रेया के होश उड़ा दिए और इस शर्मनाक सच से सुन्न होकर श्रेया सबको चीरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। वहीं रौनक उसे आवाज लगाता रह गया। रौनक ने बिफरते हुए कहा, कहाँ जा रही हो श्रेया? मुझे जवाब दो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कौन है वो आशिक जिससे मिलने के लिए तुम्हें अपनी शादी की रात ही मिली? श्रेया, जवाब दो। रौनक के साथ साथ श्रेया को बाकी सबके सवाल भी सुनाई दे रहे थे पर वो शर्म की उस गर्द में गिर चुकी थी कि अपनी जलील हो चुकी सांसों की आवाज के सिवा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बार बार रेशम के पर्दों में खड़ा वो आदमी, उसके जिस्म से आ रही खुशबू, उसकी सांसों की हरारत श्रेया को अपने जिंदा होने पर धिक्कार रही थी। और इस शर्मिंदगी की फटी हुई चादर के सहारे श्रेया कब होटल की छत पर आ पहुंची उसे पता भी नहीं चला। जब छत की ठंडी हवा के झोंके ने श्रेया के गाल सहलाए तो उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। और वहां रखे एक टूटे शीशे में श्रेया ने अपना अक्स देखा। बिखरे हुए बाल, बहता हुआ काजल, अपनी सुर्खी खो चुके होंठ, अपना सिकुड़ा हुआ शादी का जोड़ा और इस सब के बीच अगर श्रेया को कुछ दिखाई दिया तो वो थी उस अजनबी की अपने जिस्म पर लग चुकी छाप। श्रेया ने चीख कर कहा, नहीं, मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकती। और ये कहते हुए श्रेया ने छत से छलांग लगा दी। कहाँ श्रेया अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी और कहाँ जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ कर लाकर खड़ा कर दिया कि श्रेया ने अपने आप को खत्म करने का इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। तो क्या श्रेया की ये कहानी शुरू होने से पहले की खत्म हो जाएगी या फिर ये श्रेया की कहानी की नई शुरुआत है? आखिर कौन था वो आदमी जिसने श्रेया को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या होगा अब श्रेया का भविष्य? क्या मोड़ लेगी अब श्रेया की जिंदगी? 1021 अकेली अस शहर में इंसान ठोकर खाकर गिर जाए तो वो आसानी से उठ सकता है, लेकिन अगर इंसान किसी की नज़रों में गिर जाए तो उसका उठ पाना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ तो श्रेया अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। अपनों और दुनिया की जिल्लत से हार कर श्रेया ने अपनी ज़िंदगी खत्म करने का फैसला करते हुए होटल के टेरेस से छलांग लगाने की जैसे ही कोशिश की, किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। श्रेया ने पलट कर देखा तो उसके बाऊजी उसका हाथ पके हुए उसे नफरत और हिकारत भरी नज़र से देख रहे थे।
जैसे वो उससे कह रहे हों कि मरने के लिए उसे छत से कूदने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जान लेने के लिए उनकी आंखों में उतर रहे नफरत के लाल डोरे ही काफ़ी हैं। उन्हें देखकर श्रेया ने रोते हुए अपने बाऊजी से कहा, मर जाने दीजिए मुझे बाऊजी, मैं कहीं की नहीं रही, घिन आ रही है मुझे अपने आप से, इस शरीर में एक और पल नहीं जीना चाहती मैं, छोड़िए मेरा हाथ। इस पर श्रेया के बाऊजी ने बिलबिलाते हुए कहा, हाथ छोड़ दून पुत्र, ताकि तू इस छत से कूद कर मर जाए और हमारे खानदान के माथे पर एक और कलंक लगा जाए, ताकि पूरा चंडीगढ़ तेरे गिरे हुए किरदार के साथ साथ ये बातें भी करे कि इज्जत के नाम पे हमने तुझे जान देने पर मजबूर कर दिया। अरे कमबख्त, मरते मरते भी हमें ही बदनाम करके जाएगी। सुन, मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बाऊजी की पगड़ी तो तू उछाल चुकी, अब कम से कम जिंदगी भर के लिए अपनी मौत का बोझ तो मेरे बूढ़े कंधों पर मत डाल। ये सुनकर श्रेया दुखी होते हुए बोली, बाऊजी मैं। पर इससे पहले कि श्रेया उनसे कुछ कह पाती, बाऊजी अपनी शर्मसार आंखों और अपने बदनामी के बोझ से झुके हुए कंधों के साथ वहां से जा चुके थे। श्रेया ने हारकर आसमान की ओर देखा और अपनी खो चुकी इज्जत के टुकड़े समेटते हुए चीख कर कहा, कितनी बदनसीब हूं मैं, एक अजनबी के हाथों बर्बाद हुई सो हुई, और अब मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। श्रेया अपनी उजड़ चुकी जिंदगी के टुकड़ों में बैठी न जाने कितनी देर तक होटल की छत पर रोती रही, इस बात से अनजान कि उसका परिवार और उसका पति न सिर्फ बेइज्जत और बदनाम होकर वापस घर लौट चुके थे, बल्कि मल्होत्रा कोठी पहुंचकर वो उसकी किस्मत का फैसला भी कर चुके थे। दोपहर के 2 बज रहे थे और उस कोठी में मल्होत्रा परिवार की इज्जत के जनाजे का शोक पसरा हुआ था। जगदीप मल्होत्रा अपनी बीवी जमुना के सहारे एक जिंदा लाश की तरह रौनक के आगे सर झुकाए बैठे थे। जमुना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेया की छोटी बहन नताशा घर की भारी हवा में घुटन महसूस कर रही थी और बबली इस फिक्र में गुम थी कि अब श्रेया का क्या होगा। कोठी में छाई इस मातम की खामोशी को आखिरकार रौनक ने तोड़ा और निराश होते हुए कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जगदीप अंकल, आप मेरी हालत और मेरे हालात समझ सकते हैं। जो कुछ श्रेया ने मेरे साथ और मेरी खानदान की इज्जत के साथ किया है आपके सामने है। अगर आपको और जमुना आंटी को कोई एतराज़ हो तो आप कह सकते हैं, मैंने आप दोनों को हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही माना है। ये सुनते ही जगदीप ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हमें और शर्मिंदा न करो पुत्र जी, हम इस बात पर क्या एतराज़ कर सकते हैं। श्रेया ने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं कि हम तुम्हारे आगे सर उठा सकें, और एक दागदार लड़की को कौन अपना सकता है। अगर तुमने श्रेया को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो ठीक ही किया है, हो सके तो अपने इस बूढ़े बुजुर्ग को माफ़ कर देना। ये सुनते ही रौनक ने भावुक होते हुए कहा, प्लीज़ अंकल, माफ़ी मांग कर आप मुझे छोटा मत कीजिए, मैं पहले ही अपने आप को आपका और जमुना आंटी का गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ, मैं श्रेया की चीज़ें वापस भिजवा दूंगा, और अगर वो इस चौखट पर लौट कर आए तो उससे कह दीजिएगा कि अब वो उस आदमी के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए आज़ाद है जिसे उसने मेरी जगह दे दी है। इतना कहकर रौनक अपने आंसू पोंछता हुआ कोठी से निकल गया और पीछे छोड़ गया एक शर्मिंदा और हारा हुआ परिवार जो अब चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। श्रेया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और वो भी इस हद तक कि अब उसके अपने भी उसे नहीं बचा सकते थे। और इस बात का एहसास श्रेया को तब हुआ जब वो अपने शरीर और अपनी आत्मा का बोझ उठाए अपने घर के दरवाजे पर लौटी। उसने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने देखा कि सामने उसके बाऊजी और उसकी हरी हुई माँ उसके सामने एक सूटकेस और एक बैग में उसका सामान बांधे खड़े हैं, और पीछे नताशा और बबली अपनी आंखों में बेबसी के आंसू लिए श्रेया को देख रहे हैं। श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि अब उसके अपने घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने अपने हारे हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप को देखा और कहा, मुझे घर से निकाल रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं, पर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि जो बेटियां घर से निकाल दी जाती हैं वो कहाँ जाती हैं। ये सुनकर जमुना ने भावुक होते हुए कहा, पुत्र ऐसे ऐसे ना बोल, मैं तैनू नहीं जान दवांगी। सुनिए जी, तुसी एक वारी फेर सोच लो ना, कहाँ जाएगी हमारी बेटी। तभी नताशा ने कहा, बेबे ठीक कह रही हैं बाऊजी, श्रेया दीदी को ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते हम। लेकिन जमुना और नताशा की बात सुनकर जगदीप ने सख्त होते हुए, जमुना नताशा बस, मैंने फैसला कर लिया है, अब श्रेया इस कोठी में वापस कभी नहीं आ सकती। श्रेया पुत्र, मैं ये तो नहीं जानता कि इस 4 दीवारी के बाहर तेरा क्या होगा, लेकिन न अब ये घर तेरा है और न ही रौनक, वो साफ साफ कह गया है कि वो तुझे नहीं अपना सकता। और रही बात कि अब तू कहाँ जाएगी, तो जब घर की इज्जत घर से निकल कर बेहया हो जाए तो उसका आसरा उस बेहयाई में ही होता है। अब तू अपने उस नसीब के भरोसे है जिसे तूने चुना है। मेरी तेरे से बस इतनी मिन्नत है पुत्र कि कम से कम मेरे मरने तक इस दरवाजे पर कभी मत आना, कभी नहीं। इस पर श्रेया ने मिन्नतें करते हुए कहा, बाऊजी नहीं, आप ऐसा मत बोलो, मैं चली जाऊंगी और मैं वादा करती हूँ कि कभी इस चौखट पर नहीं लौटूंगी। आप सही सलामत रहिएगा बस। इतना कहकर श्रेया ने फिर अपने बाऊजी से आंख नहीं मिलाए और न ही नज़र उठाकर अपनी माँ और छोटी बहन को दोबारा देखा। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और मल्होत्रा कोठी की चौखट से ही लौट गई।
अपना सामान लिए अपनी किस्मत को कोसते हुए वो घर के बाहर रिक्शा रोक ही रही थी कि उसे घर के अंदर से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई और उस रोती हुई सौतेली माँ को, जिसने 2 साल की श्रेया को सीने से लगाकर पाला था, उस माँ को दिलासा देते हुए बाबूजी की लड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। श्रेया का दिल रो उठा। उसके जी में आया कि वो घर के अंदर भाग कर जाए और अपने माँ बाबूजी को गले से लगा ले, पर अब फैसला हो चुका था। श्रेया अपने बाबूजी के जीते जी उनसे नहीं मिल सकती थी। श्रेया ने अपना दिल कड़ा किया, अपने उस चेहरे को छिपाने के लिए चुनरी ओढ़ी जो इस वक्त हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर बदनाम हो चुका था। श्रेया जैसे ही रिक्शे में बैठी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने आंसुओं को पोंछकर फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, उस पर रौनक का नंबर था। पता नहीं किस झूठी उम्मीद के मारे श्रेया ने फ़ोन उठाया और कहा, रौनक, ओ रौनक, मुझे पता था कि तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। लेकिन रौनक ने रुआंसी आवाज़ में श्रेया की बात काटते हुए कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, एक आखिरी बार उसी जगह पर जहां उसने उसे पहली बार देखा था और उसे अपना दिल देने की गलती कर बैठा था। ये कहकर रौनक ने फ़ोन काट दिया। दिल के हाथों और अपने गुनाह के बोझ से मजबूर श्रेया हवा की रफ्तार से चंडीगढ़ की सुखना झील पर रौनक से मिलने चली गई। एक सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहने एक मायूस चेहरे के साथ रौनक वहां बैठा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस खूबसूरत नौजवान की शादी कल ही हुई थी। अचानक रौनक को श्रेया के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने नज़र उठाकर अपनी मैली हो चुकी दुल्हन को देखा। गहने और शादी की सुर्खी उतर चुकी थी, रंग फीका पड़ चुका था, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी लड़ाई हार कर आई हो। रौनक उठा और श्रेया को सर से पांव तक देखते हुए हिकारत के साथ बोला, तुम उस लाल जोड़े में मुझसे मिलने आई हो जो मुझसे पहले कोई और मर्द तुम्हारे जिस्म से उतार चुका है। हम मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो क्या? ये सुनकर श्रेया शर्म से गड़ गई और उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती जिससे मैं अपना गुनाह कम कर सकूं। रौनक, ये सच है कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, पर वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अगर मैं बताने भी जाऊंगी तो तुम तो क्या कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस पर रौनक ने कहा, मैं तुम्हारी बेशर्मी और बेवफाई की कहानी जानना भी नहीं चाहता श्रेया। जैसा कि अब तक तुम्हें जगदीप अंकल बता चुके होंगे, मैं ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ श्रेया, और मैंने तुम्हें बस इतना कहने के लिए ही बुलाया है कि इस शादी को सुकून से खत्म होने देना, मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी मत करना। वफा तो तुम मेरे साथ नहीं कर सकी, पर इतना एहसान तो कर ही सकती हो ना मुझ पर। रौनक की ये बातें सुनकर श्रेया ने एक बार फिर यही सोचा कि उसे अगर मौत आ जाए तो अच्छा है, कम से कम ये जिल्लत का सफ़र खत्म तो हो। रौनक, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, साथ जीने मरने के वादे किए थे, वो आज उससे मिन्नत कर रहा है कि वो उसे बिना किसी अड़चन के छोड़ दे। श्रेया अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने रौनक के सामने हाथ जोड़ते हुए बस इतना कहा, रौनक, जब मैं तुमसे मिलने यहाँ आ रही थी तो एक बार तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कि तुमसे माफ़ी मांगूंगी, तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे भीख मांगूंगी कि तुम मुझे अपना लो, मुझे खुद से दूर न करो। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी, हिकारत देखी, तो मुझे होश आया और ये समझ में आया कि तुम अब मुझे कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकोगे। इसलिए मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ और तुम्हें ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैं तुम्हारी आगे की ज़िंदगी के आड़े नहीं आऊँगी। अगर तुम तलाक चाहते हो तो ये तलाक ज़रूर होगा। मैं अब चलती हूँ, तुम्हें अपना नया पता भेज दूंगी और तुम मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। श्रेया की बात सुनकर रौनक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है श्रेया, उम्मीद है कि अब तुम उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकोगी जिसे तुम मेरी जगह दे चुकी हो। चलता हूँ, गुड बाय। उस आदमी के साथ की बात करके जिसने न सिर्फ एक रात में श्रेया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, बल्कि जिसका नाम तो दूर श्रेया चेहरा भी नहीं जानती थी। जाते जाते रौनक बिना हाथ उठाए श्रेया के चेहरे पर एक तमाचा मारकर चला गया था। श्रेया ने खुद को संभाला और सुखना झील से निकलने लगी और तभी उसे अपना हाथ देखकर एहसास हुआ कि मंगनी की अंगूठी अब भी उसके हाथ में थी, वो अंगूठी जिस पर अब श्रेया का कोई हक नहीं था। श्रेया को लगा कि उसे अब ये अंगूठी रौनक को लौटा देनी चाहिए। वो रिक्शा में बैठी और रौनक के घर की तरफ चल पड़ी। क्या रौनक श्रेया से वो अंगूठी वापस लेगा? क्या उनका टूट रहा रिश्ता कोई ऐसा मोड़ लेगा जिसके बारे में श्रेया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा? आखिर क्या राज है उस अजनबी आदमी का जिसने श्रेया की जिंदगी का रुख बदल दिया? 1-0-3 धोखे की दहाड़। रौनक का बंगला चंडीगढ़ से निकलकर पंचकुला में पड़ता था और श्रेया की ऑटो रिक्शा अब उस बंगले से कुछ ही दूरी पर थी। पर जब श्रेया ने दूर से उस बंगले को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू छलक आए। अगर शादी की रात श्रेया के साथ वो शर्मनाक हादसा न हुआ होता तो इस घर में धूमधाम से उसका गृह प्रवेश होता, वो इस घर में रौनक के साथ अपनी दुनिया बसाती। रौनक ने शादी के 1 महीने पहले ही ये बंगला खरीदा था इस खुशी में कि ये श्रेया और रौनक के सपनों का महल बनेगा। पर अब श्रेया के लिए वो घर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। ऑटो रिक्शा रुका तो श्रेया अपने इन दुखी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। उसने ऑटो वाले को रुकने के लिए कहा। श्रेया जैसे ही बंगले के गेट पर गई, गेट पर खड़े गार्ड ने पहले उसके सुर्खलाल जोड़े को देखा, फिर उसे इल्ज़ाम भरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या चाहिए मैडम जी? श्रेया धीरे से बोली, कुछ चाहिए नहीं, कुछ लौटना है।
तुम्हारे साहब को, मैं श्रेया राठौर हूँ, तुम शायद नए हो इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। गेट खोलो, मुझे रौनक से मिलना है बस 2 मिनट के लिए। इस पर गार्ड ने उखड़ते हुए कहा, आपको तो आज पूरा शहर पहचान रहा है मैडम जी। छी छी, कहाँ फंसने वाले थे रौनक सर, जाइए यहाँ से, रौनक सर घर पर नहीं हैं। ये सुनकर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, पर रौनक की गाड़ी बाहर ही खड़ी है, वो मुझसे मिलकर कुछ देर पहले ही लौटा है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। गार्ड ने कहा, मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, रौनक सर आए ज़रूर थे पर वो दोबारा काम से बाहर चले गए हैं, और अगर वो घर पर होते भी तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मिलते। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से। ये सुनते श्रेया ने निराश होकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर देना प्लीज़। श्रेया अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारकर गार्ड को देने ही वाली थी कि उसे अचानक बंगले की पहली मंजिल की खिड़की पर रौनक की एक झलक दिखाई दी। हालांकि श्रेया की तरफ उसकी पीठ थी, पर श्रेया रौनक को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। श्रेया को एहसास हुआ कि शायद अब रौनक उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए गार्ड से झूठ बुलवा रहा है। मन महसूस कर श्रेया ने लौटने का फैसला किया, पर वो जैसे ही वापस ऑटो की तरफ मुड़ी उसे गेट के अंदर एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दी जिसके आगे के दरवाजे पर एक लंबी रगड़ थी। श्रेया वहीं ठिठक गई, ये तो उसकी छोटी बहन नताशा की गाड़ी थी। पिछले हफ्ते ही नताशा ने अपनी गाड़ी पड़ोसी के गेट में मारी थी और बाबूजी इतने गुस्सा हुए थे कि उन्होंने गाड़ी ठीक करवाने से साफ इनकार कर दिया था। श्रेया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, नताशा रौनक से मिलने क्यों आई होगी, और अगर वो रौनक को दिलासा देने आई भी है तो गार्ड झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है। श्रेया ने कुछ सोचा और फिर गार्ड से बिना कुछ कहे चुपचाप ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई। गली से कुछ दूर जाकर श्रेया ने ऑटो छोड़ दिया और फिर उसने अपने बैग में से रौनक के बंगले की दूसरी चाबी निकाली जो रौनक ने उसे शादी से कुछ दिन पहले तोहफे में दी थी। दिमाग में हजारों सवाल लिए अपने दिल की धड़कन को थामे हुए श्रेया पिछले रास्ते से वापस रौनक के बंगले पर लौटी और बंगले के पिछले गेट का लॉक खोलकर श्रेया उस घर में दाखिल हुई जो अब कभी उसका नहीं हो सकता था। उसने धीरे से घर के अंदर कदम रखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहली मंजिल के हॉल से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। श्रेया हैरान थी कि अगर नताशा रौनक को संभालने आई है तो वो इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। और जैसे ही श्रेया ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा उसे न सिर्फ उसके सवाल का जवाब मिला बल्कि उस एक पल में श्रेया की जिंदगी एक बार फिर सर के बल उल्टी हो गई। श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। श्रेया के सामने सोफे पर रौनक बैठा शराब पी रहा था और उसकी गोद में बेशर्मी से लेटी हुई नताशा उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फेरते हुए शराब पीने में उसका साथ दे रही थी। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब वो आज़ाद हैं। पर जैसे ही उन दोनों ने श्रेया को देखा कुछ देर के लिए वो सकपका गए, हैरान भी हुए और घबराए भी, पर जैसे ही उन्होंने श्रेया की आंखों में धोखे और बेबसी के आंसू देखे वो दोनों वापस अपनी बेशर्मी पर लौट गए। श्रेया अब भी अपने सामने का नज़ारा समझ नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, सर चकराने लगा और उसने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया। तब रौनक ने हंसते हुए कहा, ओ श्रेया, हम समझ सकते हैं कि जो तुम देख रही हो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा शौक है। कहीं हार्ट अटैक से मर मत जाना प्लीज़। बैठो न मेरी जान, अब आ ही गई हो तो अपनी बर्बादी की और मेरी और नताशा की मोहब्बत की पूरी कहानी सुनती जाओ। तभी नताशा ने व्यंग्य कसते हुए कहा, डार्लिंग मैं अपनी श्रेया दीदी को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए फिक्र मत करो, इतनी आसानी से हार्ट अटैक नहीं आएगा इन्हें। जो एक पराये मर्द के साथ हमबिस्तर होकर नहीं मरी वो हमारा सच जानकर क्या मरेगी, है न दीदी। अरे बैठिए न, क्या लेंगी, रम, विस्की या थोड़ा सा जहर। ये सुनते ही श्रेया ने चीखते हुए कहा, शट अप ऐसे क्या है ये सब और क्यों। रौनक, नताशा, तुम दोनों एक साथ छी, अगर तुम दोनों में ये रिश्ता था तो मुझसे प्यार करने का दावा क्यों किया रौनक, क्योंकि मुझसे शादी। और नताशा, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तो मुझ पर जान देने के दावे करती थी, मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकती थे तो ये क्या कर दिया मेरे साथ। जवाब दो मुझे, जवाब दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। श्रेया के उबाल से जलकर नताशा रौनक की गोद से उठी और उसने अपना शराब का गिलास जोर से फर्श पर पटका और श्रेया को उसके कांधों से पकड़कर बिफरकर बोली, पागल तुम नहीं, मैं होती आई हूँ श्रेया, वो भी तब से जब से मैंने होश संभाला है, समझी। तुम्हारी वजह से मेरे अपने घर में न मेरी जगह बन सकी और न मेरी पहचान। मेरी माँ जिसने मुझे अपनी कोख से पैदा किया पर कभी अपनी इस सौतेली बेटी की सगी माँ बनने से उसे फुर्सत ही नहीं मिली। माँ ने हमेशा तुम्हें मेरे ऊपर रखा, तुम्हें मेरे ऊपर चुना। जो प्यार मेरे नसीब का था वो माँ ने तुम्हें दिया और आज तक देती आ रही हैं। जानती हो उन्हें आज इस बात का दुख नहीं है कि तुम अपना मुंह काला करके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी हो, उन्हें दुख इस बात का है कि उनकी प्यारी श्रेया अब उनसे दूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। और पता है, माँ की वो हालत देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। ये सुनकर श्रेया ने हैरान और दुखी होते हुए कहा, नताशा, इतनी नफरत, इतना जहर, कब तुम मुझसे और माँ से इतनी नफरत करने लगी।
कब? इस पर नताशा नफरत से जवाब दिया, तब से जब से माँ ने किसी दूसरी औरत के खून को अपना समझने का गुनाह किया, और जानती हो पूरे 21 साल मेरे अंदर ये नफरत पलती रही, और ये जहर तब बनी जब बाबूजी ने ये फैसला किया कि वो अपनी करोड़ों की जायदाद का 80% हिस्सा तुम्हें देंगे। उन्होंने ये फैसला किया कि उनका बिजनेस तुम संभालोगी। बस वो मेरे ऊपर मेरे माँ बाबूजी का आखिरी वार था, और तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें उनकी और अपनी जिंदगी से इतना दूर भेज दूंगी कि तुम कभी लौट कर वापस ना आ सको। इतने में रौनक उठाकर नताशा के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके माथे को चूमकर उसे शांत करते हुए श्रेया को नफरत के साथ देखते हुए बोला, और मैं अपनी नताशा से इतना प्यार करता था कि उसकी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी श्रेया। मैं और नताशा पिछले साल दिल्ली में एक दोस्त की शादी में मिले थे। मुझे तो नताशा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, पर जब मैंने इसे प्रपोज किया तो इसने कहा कि तुम इसकी ज़िंदगी का कांटा हो। जब तक ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर नहीं फेंक देती हम एक नहीं हो सकते। तो मुझे इसे पाने के लिए तुम्हें बर्बाद करना पड़ा। सॉरी यार, बट मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, राइट? ये सब सुनकर श्रेया को अब सच समझने में देर नहीं लगी और उसने कहा, ओ तो तुम्हारा मुझसे फ्लाइट में टकराना, मुझसे दोस्ती करना, एयरपोर्ट से निकलकर अपना एक्सीडेंट करवाना ताकि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा ध्यान रखूं, मुझसे नज़दीकियां बढ़ाकर मुझसे प्यार का दावा करना, वो प्रपोजल, ये शादी, सब एक ट्रैप था, एक नाटक। इस पर रौनक ने बेशर्मी के साथ कहा, नहीं, सब नाटक कहाँ था यार श्रेया, तुम्हारी सुहागरात तो असली थी, भले ही किसी और के साथ थी। इतना कहकर रौनक और नताशा दोनों श्रेया की हालत पर हंसने लगे और उनकी हंसी श्रेया के बचे खुचे आत्मसम्मान को, उसकी हिम्मत को तार तार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर वो किसी नशे में है और उसके कपड़े उसी तरह उतारे जा रहे हैं जिस तरह उस अजनबी ने शादी की रात उतारे थे। फिर भी श्रेया ने हिम्मत की, अपनी बहन और अपने पति का शर्मनाक सच किसी तरह निगला और बस इतना कहा, अब मुझे चलना चाहिए। और रौनक, अब तुम तलाक के कागजात बाबूजी के घर ही पहुंचाना, मैं वहां से उठवा लूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम और नताशा ये कभी भी जानो कि मैं यहां से निकलकर कहाँ गई। और नताशा, तुम्हें अपनी धोखे और दगाबाजी से जीती हुई ये नई जिंदगी मुबारक हो। दुआ करना कि मुझे बर्बाद करने से तुम्हें माँ का सुख और करोड़ों की मालकिन बनने से मन की शांति मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा न हो सका तो न तो तुम मुझे कभी भुला पाओगी और न एक भी रात चैन से सो पाओगी। गुड बाय। इतना कहकर श्रेया जाने ही लगी थी कि रौनक ने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे एक दरिंदे की नज़र से देखते हुए बोला, ऐसे ही चली जाओगी श्रेया? ये नहीं पूछोगी कि शादी की रात तुम्हारे जूस में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें जिस मर्द की बाहों में भेजा था वो कौन था? मैं भी तुम्हारे साथ उस रात वो सब कुछ कर सकता था, क्योंकि तुम्हें देखकर नीयत बिगड़ना बहुत आसान था, पर तुम्हारे लिए जो इच्छा महसूस हुई उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी नताशा से प्यार करता हूँ। और फिर प्लान के हिसाब से किसी और मर्द को ही तुम्हारे साथ सोना था, इसलिए मुझे किसी और को लाना पड़ा। पूछो न कि वो कौन था, काफ़ी हैंडसम और हॉट था वैसे। ये सुनकर श्रेया ने घिन महसूस करते हुए कहा, ज़रूर पूछती रौनक, अगर उस दरिंदे को ज़िंदगी में दोबारा कभी मिलने का अरमान होता तो। मुझे जिसके साए से भी घिन आती हो उसका नाम और उसकी पहचान जानकर मैं क्या करूँगी। एनीवे, अब चलती हूँ, वापस लौट कर आना भी तो है तुम दोनों के लिए। श्रेया जैसे ही ये कहकर निकली कि वो एक दिन लौट कर आएगी, नताशा और रौनक उसे हैरानी से देखते रह गए। इस लड़की की आत्मा को भी खाक कर दिया था इन दोनों ने, फिर भी ये कह गई है कि ये लौटेगी। क्यों, कब? रौनक और नताशा एक दूसरे को एक सवालिया निशान के साथ देखते रह गए और श्रेया उस बंगले से निकलकर अपनी आगे की जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ी। कहाँ जाएगी अब श्रेया? कौन आसरा देगा उसे? कैसे संभालेगी श्रेया अपनी बिखरी हुई जिंदगी को? और वो अजनबी जो जाने अनजाने श्रेया की जिंदगी बर्बाद करके चला गया है, क्या वो कभी श्रेया की जिंदगी में दोबारा आएगा? 104 श्रेया का वंश। श्रेया ने अपने दगाबाज पति रौनक और अपनी दुश्मन बहन नताशा से ये वादा तो कर लिया था कि आज वो बर्बाद ही सही, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में लौटेगी ज़रूर। पर श्रेया के आज के हालात में और उस एक दिन के आने में एक बहुत लंबा फासला था। आज की हकीकत ये थी कि श्रेया सड़क पर आ चुकी थी, न उसके सर पर छत थी और न ही इस शहर में अब उसका कोई अपना था, और उस पर चरित्रहीन होने का ऐसा इल्ज़ाम लग चुका था कि अब वो जिसकी भी नज़र में आती वो उसे या तो हवस की नज़र से देखता या घिन महसूस कर अपना मुँह फेर लेता। इस जिल्लत से गुजरते हुए जैसे तैसे श्रेया बस स्टैंड तक पहुंची। लेडीज़ बाथरूम में जाकर उस बदनाम शादी के जोड़े को उतारकर उसने सलवार कुर्ता पहना, दुपट्टे से अपना सर ढका ताकि लोग उसका बदनाम चेहरा न देख सकें, और फिर उसने उस एक इंसान को फ़ोन किया जो अब इस दुनिया में श्रेया का आखिरी सहारा था। श्रेया ने इस इंसान को सालों से फ़ोन नहीं किया था, मिलना भी नहीं हुआ था, पर अब यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। श्रेया ने घबराई हुई उंगलियों से वो नंबर दबाया और कुछ देर के बाद एक सख्त तेज़ आवाज़ ने फ़ोन उठाया। ये आवाज़ श्रेया की मासी रणविता की थी। इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, रणविता मासी ने उससे कहा, श्रेया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ क्या हुआ है। सामान लो और यहाँ मेरे पास शिमला आ जाओ, मैं रात के खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये सुन के श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मासी आप सच कह रही हैं? इस पर रणविता ने जवाब दिया, अपनी स्वर्गवासी बहन की इकलौती औलाद को मैं ज़माने की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। श्रेया घर आ जाओ बेटी।
तुम्हारे बाप के घर में तुम्हारे लिए जगह हो या न हो, तुम्हारी रणविता मासी के घर में है। आ जाओ। ये सुनकर श्रेया की आंखें और दिल भर आए और उसके भरे हुए गले से अपनी मासी के लिए बस थैंक यू निकला। श्रेया ने टिकट ली और अपना सामान लेकर शिमला की बस में बैठ गई। जैसे जैसे बस चंडीगढ़ से निकलने लगी, श्रेया को महसूस होने लगा कि वो जिस कमज़ोर और बर्बाद श्रेया को इस शहर में छोड़कर जा रही है, अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी और इस नई श्रेया पर अब कोई जुल्म नहीं कर सकेगा, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकेगा और श्रेया अब कभी किसी से दया की भीख नहीं मांगेगी। उसे यकीन था कि रणविता मासी उसका साथ ज़रूर देंगी। जैसे जैसे बस शिमला पहुंचने लगी, रणविता मासी का चेहरा श्रेया की आंखों के सामने साफ होता चला जा रहा था। रणविता मासी श्रेया की असली मां रंजना की छोटी बहन थी। रंजना के गुजरने के बाद रणविता काफ़ी साल तक श्रेया से मिलने मल्होत्रा कोठी आती रही, पर रणविता की अपने जीजा यानी श्रेया के पिता जगदीप मल्होत्रा से कभी कुछ खास बनी नहीं। जगदीप को रणविता के आज़ाद ख्यालात, उसका कभी शादी न करने का फैसला, उसका ज़िद्दी और रुबाबदार स्वभाव, इन सब से तकलीफ थी और उन्हें यह डर था कि रणविता की संगत श्रेया को भी वैसा ही बना देगी। इसलिए जब श्रेया 14-15 साल की हुई, जगदीप ने रणविता से कह दिया कि वो श्रेया से दूर रहे। और आज 10 साल बाद श्रेया को आसरा देने वाली वही ज़िद्दी बिगल और अपने मन की करने वाली रणविता मासी थी। ये सब सोचते सोचते न जाने कब श्रेया अपने सामान के साथ रणविता मासी के बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई। श्रेया गेट की घंटी बजाने वाली ही थी कि घर का दरवाज़ा खुला और रणविता मासी बाहर आई। सामान्य कद की, सुनहरे रंग की, भूरे बाल, बिल्लोरी आंखें, आज भी रणविता मासी उतनी ही सुंदर थीं। रणविता मासी ने मुस्कुराकर गेट खोला, प्यार से श्रेया को गले लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा और उसे घर के अंदर ले आईं। अंदर आकर उन्होंने श्रेया से कहा, तुम्हारा कमरा तैयार है श्रेया, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। इस पर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मासी आप मुझसे कुछ? तो रणविता मासी बोली, नहीं बेटा, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं पूछूंगी, जो भी बात करनी है हम अब डिनर टेबल पर ही करेंगे। इतना कहकर रणविता किचन में चली गईं। श्रेया ने अपने कमरे में अपना सामान रखा, नहाकर कपड़े बदले और अपने गीले बाल सुखाती हुई मासी के पास डिनर टेबल पर खाना खाने बैठ गई। मासी ने श्रेया को खाना परोसते हुए पूछा, श्रेया अब आगे क्या सोचा है? श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मासी आप मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि क्या हुआ, कि क्या उसमें मेरा कोई कसूर था या नहीं, क्या वाकई में मेरे चरित्र में दाग है या ये किसी की साजिश थी मेरे खिलाफ? क्या आप यकीन करेंगी, ये सब मेरी अपनी बहन और मेरे पति की मिलीभगत थी मुझे अपने रास्ते से हटाने की। ये सुनकर रणविता मासी ने श्रेया की तरफ देखकर कहा, नहीं श्रेया, तुम जो कुछ चंडीगढ़ में छोड़कर आई हो, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि वो सब बीत चुका है और बीते कल का अफसोस कमज़ोर लोग मनाते हैं और तुम कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी और इतनी जिल्लत के बाद भी तुम सीना ताने खड़ी हो। इसलिए मुझे जो हुआ उसमें नहीं जो तुम करना चाहती हो वो जानने में इंटरेस्ट है। इस पर श्रेया ने समझाते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं मासी, बार बार उस बदनाम किस्से को दोहराने से मेरी नज़र में मेरी खुद की इज्जत ही कम होगी, इसलिए मुझे अपने आज को और अपने आने वाले कल को देखना चाहिए। मासी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, करियर बनाकर इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ ताकि दोबारा कोई मुझे घर से न निकाल सके। मैं इतनी मजबूत बनना चाहती हूँ कि एक दिन वापस चंडीगढ़ लौटकर अपने माँ बाबूजी की नज़रों में अपनी इज्जत हक से मांग सकूँ, और मैं इतनी सख्त बनना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे धोखा दिया है एक दिन उनको घुटनों पर लाकर उनसे वो सब वापस ले सकूँ जो उन्होंने मुझसे छीना है। ये सुनकर रणविता मासी ने नाज करते हुए कहा, मुझे तुम पर फक्र है श्रेया, और अपनी बहन रंजना की बेटी से मुझे इसी आग की उम्मीद थी। तुम जो करना चाहती हो करो बेटी, तुम्हारी रणविता मासी तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। रणविता मासी के इस वादे से श्रेया के इरादों को हिम्मत मिली। उसने कुछ ही दिनों में न सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स दोबारा शुरू कर दिया, बल्कि रणविता मासी की जान पहचान से श्रेया को शिमला के बड़े बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ काम करने का मौका मिला। श्रेया की जिंदगी उस पटरी पर आ रही थी जहां से उसका नया सफ़र शुरू हो रहा था, पर 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो श्रेया की जिंदगी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ देने वाला था। श्रेया को एहसास हुआ कि वो मां बनने वाली है। उसकी कोख में उस आदमी का अंश पल रहा है जिसने न सिर्फ उस एक रात में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, बल्कि जिसे श्रेया जानती तक नहीं थी। ये जानने के बाद रणविता मासी ने परेशान होकर श्रेया से पूछा, श्रेया, इस बच्चे को लेकर तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। अगर तुम इसे गिराना चाहती हो तो भी ठीक है, और अगर तुम इसे जन्म देना चाहती हो तो भी ठीक है। लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शिमला में सबको यही बताया है कि तुम तलाकशुदा हो और तुम्हारे पति ने किसी दूसरी लड़की के लिए तुम्हें शादी के कुछ ही महीनों बाद छोड़ दिया था, इसलिए तुम जो फैसला लोगी दिल से लेना, दुनिया के डर या दिमाग के फितूर से नहीं। इस पर श्रेया ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मासी। और श्रेया ने बहुत सोचा, एबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल की दहलीज तक भी गई, पर वो चाहकर भी उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवा सकी। श्रेया को इस ख्याल ने गिरफ्त में ले लिया कि वो सब कुछ तो खो चुकी है, एक ये बच्चा ही तो है जो रणविता मासी के अलावा उसका अपना हो सकता है, और फिर इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, इसे किस बात की सज़ा मिले।
फैसला मुश्किल था। मुमकिन था कि ये बच्चा इस दुनिया में आने के बाद हर पल श्रेया को उसकी बर्बादी की रात याद दिलाए, पर श्रेया की ममता उसके इस डर से जीत गई। श्रेया ने रणविता मासी से कहा कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी। महीने गुजरते गए और शिमला में सबने मान भी लिया कि ये बच्चा श्रेया के बेवफा पति की निशानी है। इसी बीच श्रेया ने चंडीगढ़ से रौनक के तैयार किए हुए तलाक के कागजात मंगवा कर साइन करके वापस भी भिजवा दिए। जैसे जैसे श्रेया अपने बच्चे को जन्म देने की घड़ी के करीब आ रही थी, वैसे वैसे चंडीगढ़ में उसके परिवार में भी बहुत कुछ बदल रहा था। नताशा और रौनक ने मिलकर जगदीप मल्होत्रा के हाथ से करीब करीब बिजनेस का सारा कंट्रोल ले लिया था। दोनों ने मिलकर अपने परिवार को यकीन दिला दिया था कि श्रेया की बेवफाई की वजह से नताशा रौनक का सहारा बनी है। श्रेया की सगी से भी ज्यादा अपनी सौतेली माँ दिन रात श्रेया को याद करती और रोती रहती और नताशा को यह एहसास दिलाती रहती कि इस माँ के दिल में श्रेया की जगह कोई नहीं ले सकता। 9 महीने पूरे हुए और श्रेया ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा वंश। वंश का मासूम चेहरा देखते ही श्रेया ये भी भूल गई कि उसकी पैदाइश किन हालातों में और किस अनजान आदमी की वजह से हुई थी। वंश श्रेया और रणविता मासी की जीवन की धूरी बन गया और इस तरह 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में श्रेया एक अच्छी मां साबित होने के साथ साथ कामयाबी की सीढ़ियां भी चढ़ती चली गई। हिमाचल के जाने माने इंटीरियर डिजाइनर्स में उसकी गिनती होने लगी। उसे अलग अलग शहरों और देशों में घर, होटल, ऑफिस सेटअप करने के ऑफर्स आने लगे। अब श्रेया का वो कद, वो रुतबा हो चला था जिस पर उंगली उठाने से पहले सामने वाला 10 बार सोचता। एक लंबे अरसे के बाद श्रेया की जिंदगी संवर रही थी। एक चांद सा प्यारा बेटा, एक जान छिड़कने वाली मासी, उन तीनों का वो सुखी संसार और एक इज्जतदार जिंदगी। पर इन सब में श्रेया अपना मकसद नहीं भूली थी। आज भी उसे अपनी इज्जत वापस चाहिए थी, उसे इंसाफ चाहिए था, उसे बदला चाहिए था। और वो दिन भी आया जब किस्मत ने उसे वो मौका सामने से दिया। एक सोमवार की सुबह वंश को प्ले स्कूल छोड़कर श्रेया करीब 10 बजे अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि उसकी सेक्रेटरी मोना ने उसे उसकी सुबह की कॉफ़ी देते हुए कहा, मैम कल रात ही हमारी कंपनी के लिए एक एजेंसी से बहुत बड़े असाइनमेंट का ऑफर आया है। कोई 8 एकड़ में बना बंगला है जिसका इंटीरियर डिज़ाइन करना है। आपका सेलफोन रात को 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए उन्होंने ऑफिस के लैंडलाइन पर फ़ोन किया था। हम लोग देर रात तक काम कर रहे थे इसलिए कॉल ले लिया। ये सुनकर श्रेया ने खुश होते हुए कहा, वाह, 8 एकड़ में बने घर का इंटीरियर डिज़ाइन, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मोना। ग्रेट न्यूज़। क्या नाम है एजेंसी का और क्लाइंट कौन है? प्लीज़ उनके साथ मेरी कॉल फिक्स करो। मम, एजेंसी का नाम नील महल डिज़ाइन हाउस है। ये लोग बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए जाने माने डिज़ाइनर्स के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। इतना कहकर मोना एक पल को रुक गई, लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये एजेंसी चंडीगढ़ बेस्ड है और क्लाइंट्स भी चंडीगढ़ के ही हैं। चंडीगढ़ का नाम सुनते ही श्रेया के हाथों से कॉफ़ी छलक कर उसके हाथ पर गिर गई और उसने सिहरकर मोना का जवाब दोहराया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये नाम सुनते ही श्रेया के सारे जख्म हरे हो गए। उसे ऐसा लगा था जैसे मोना ने उसके जख्मों के ऊपर का छिलका बेदर्दी से निकाल दिया हो। क्या जवाब होगा श्रेया का? क्या वो इस काम के लिए हाँ कहेगी? क्या वो चंडीगढ़ लौटेगी? कौन है श्रेया के ये नए क्लाइंट? क्या श्रेया के गुजरे हुए कल के सभी खलनायक उसकी जिंदगी में लौटने वाले हैं? 1:05 वो अजनबी। पिछले 1 मिनट में श्रेया के बीते हुए कल की एक एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम गई थी जैसे ही उसकी सेक्रेटरी मोना ने चंडीगढ़ का नाम लिया था। श्रेया को 4 साल पहले अपनी जिंदगी में हुए हादसे का एक एक मंजर जिंदा होता हुआ नजर आ रहा था। रौनक और नताशा का धोखा, एक अजनबी आदमी के साथ बिताई हुई सुहागरात, बाऊजी का शर्म से झुका हुआ सर, चरित्रहीन होने का बदनुमा दाग। श्रेया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और आंखों में दर्द के लाल डोरे। श्रेया की यूं अचानक बिगड़ी हालत देखकर मोना घबरा उठी और उसने फटाफट पानी का एक गिलास श्रेया को देते हुए पूछा, श्रेया मैम, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए पानी। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर श्रेया ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं मोना। ओके, आई एम फाइन। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो खुद को संभालती हुई बोली, शायद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। रजत से कहना कि आज का काम संभाल ले। ये सुनकर मोना ने धीरे से कहा, यस मैम, मैं रजत सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप घर जाकर आराम कीजिए। श्रेया अपनी कुर्सी से उठी और अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस से निकलने लगी, पर अब उसके कानों से न इस बात की गूंज अलग हो रही थी कि उसके लिए चंडीगढ़ जाने का रास्ता खुल चुका है, और न ही अब उसकी आंखों से रौनक और नताशा का चेहरा उतर रहा था। तभी अचानक श्रेया के चेहरे पर एक सख्ती उभरी और उसने दरवाजे से वापस पलटते हुए दृढ़ता के साथ मोना से कहा, मोना, नील महल डिज़ाइन हाउस फ़ोन करो और उनसे कहो कि हमारी कंपनी उनका प्रोजेक्ट करेगी, और इस प्रोजेक्ट को इस कंपनी का कोई और डिज़ाइनर नहीं बल्कि मैं खुद करूंगी। उन्हें बता दो कि श्रेया मल्होत्रा चंडीगढ़ आ रही है। ये सुनकर मोना खुश होते हुए बोली, ओके मम, मैं आज ही उन्हें फ़ोन करके आपको अपडेट देती हूँ। श्रेया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपने ऑफिस से निकल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहकर, चंडीगढ़ में दोबारा कदम रखने के लिए हाँ कहकर,
न सिर्फ अपने सीने पर रखा बोझ हल्का कर लिया था, बल्कि उसके साथ साथ किसी अनकही जंग का ऐलान कर दिया था। अपने इस फैसले के धागों को बुनती उधेड़ती हुई श्रेया वापस घर पहुंची और उसने घर के अंदर आते ही रणविता मासी को अपना फैसला सुनाया। रणविता मासी अपनी सुबह की कॉफ़ी बनाते बनाते रुक गईं और श्रेया को हैरत और फक्र से देखने लगीं। उन्होंने श्रेया को अपने सामने बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, श्रेया, तुम्हारे अंदर रौनक और नताशा से बदला लेने की जो आग है, मैं उसे पिछले 4 साल से हर पल बढ़ते हुए देखती आई हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम चंडीगढ़ से भागकर नहीं आई थी, बल्कि खुद को इंसाफ की लड़ाई के लिए तैयार करने आई थी। पर क्या मासी, पर क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं सब कुछ भूलकर रौनक और नताशा को माफ़ कर दूँ, अपनी लड़ाई बिना लड़े हार जाऊँ? ये सुनकर रणविता मासी ने श्रेया को समझाते हुए कहा, श्रेया, मैं ये नहीं कह रही कि तुम इस लड़ाई को भूल जाओ या उन दोनों को माफ़ कर दो। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अपने सम्मान और अपने हक को वापस जीतने के साथ साथ अब तुम्हारी जिंदगी का एक और पहलू भी है, तुम्हारा 4 साल का बेटा वंश। मैं कुछ समझी नहीं मासी, रणविता मासी ने इस पर आगे कहा, श्रेया बेटा, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बात को याद रखो कि अगर तुम चंडीगढ़ जाओगी तो वंश भी तुम्हारे साथ जाएगा। उस शहर में एक बार फिर न सिर्फ तुम पर उंगलियां उठेंगी, बल्कि वंश को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। और ये मत भूलो कि वंश जिस अजनबी का खून है, वो अजनबी भी शायद उस शहर में ही है। इस सब का सामना करने के लिए क्या तुम तैयार हो? और वंश, जिसे तुमने ये कहानी सुनाई है कि उसके पापा बहुत दूर चले गए हैं, उस मासूम को ये सब कैसे समझाओगी? अगर ये सब सोच चुकी हो तो ठीक है, मैं खुद तुम्हें चंडीगढ़ छोड़कर आऊँगी। ये सुनकर श्रेया ने जवाब दिया, सोच लिया था मासी, ये सब तो मैंने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन मैंने वंश को जन्म देने का फैसला किया था। जिस तरह वंश को ये कहा गया है कि उसके पापा हम दोनों को छोड़कर एक बहुत लंबे सफ़र पर निकल गए हैं, उसी तरह वंश को लेकर सवाल करने वाले हर इंसान को भी यही कहानी सुनाई जाएगी कि वंश के पापा मुझे और उसे छोड़ चुके हैं। और वक्त आने पर वो किरदार पैदा भी हो जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहे मासी, अब आपकी ये श्रेया वो कमज़ोर और जलील की हुई बेबस लड़की नहीं है जो अपना मुंह छिपाकर चंडीगढ़ से भाग आई थी। 4 साल के बाद मुझे किस्मत ने मौका दिया है, इसलिए मैं अपना हक वापस मांगने वापस चंडीगढ़ ज़रूर जाऊंगी। रणविता मासी को अब तसल्ली हो गई थी कि श्रेया अपने बीते हुए कल का सामना करने के लिए तैयार है। पर उन्हें अभी भी वंश की फिक्र थी। वो 4 साल का छोटा सा बच्चा था जो आज भी अपने पिता से अनजान था, अपने मासूम दिमाग और छोटे छोटे हाथों से अपने पिता की तस्वीरें बनाता था और उन्हें लेकर कहानियां बनाता था। वो अनजान अजनबी पिता आज भी कहीं चंडीगढ़ में था। अगर किस्मत ने दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया तो वो ये जान भी नहीं सकेंगे कि उनका खून एक है। और श्रेया ने अगर कभी उस आदमी को पहचान लिया तो वो उसका साया भी वंश पर नहीं पड़ने देगी। मासी श्रेया को देखते हुए यही सब सोच रही थी और अपनी कॉफ़ी पी रही थी। वहीं श्रेया अपना लैपटॉप खोलकर फ़ोन पर अपने पार्टनर रजत सोडी से बात कर रही थी कि वो कैसे चंडीगढ़ जाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी और कैसे रजत यहाँ सब संभालेगा। श्रेया अब चंडीगढ़ ज़रूर जाएगी और ये तय था। रणविता मासी ने एक गहरी सांस ली, तभी अचानक दरवाज़ा खुला और अपनी आया के साथ छोटा सा प्ले स्कूल का बस्ता टांगे अपनी दमकती भूरी आंखों और दिल जीतने वाली मुस्कान के साथ छोटा सा वंश भागता हुआ घर के अंदर आया। मम्मी, आप आज घर पे हो? देखो नानी मासी, मैंने सुबह सुबह सफ़ेद खरगोश को देखकर विश मांगी थी कि मम्मी आज ऑफिस न जाएं और मेरे साथ लूडो खेलें। यिप्पी, वंश लव्स यू मम्मी। ये कहते हुए वंश श्रेया से लिपट गया और उसके कंधे पर सर रखकर प्यार से अपनी माँ का गाल सहलाने लगा। श्रेया ने हंसते हुए वंश को अपने आंचल में समेट लिया और सुकून की सांस ली। वंश श्रेया के जीने का मकसद था, एक अंधेरे में धकेली हुई जिंदगी में उम्मीद का दिया था। एक वंश ही तो था जिसके भविष्य के लिए श्रेया ने इतनी मेहनत करके खुद को इस लायक बनाया था। वहीं रणविता मासी अपने प्यारे से घुंघराले बालों और हल्की भूरी आंखों वाले नाती को देख रही थीं और मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थीं कि वंश पर श्रेया के बीते कल के शैतानों का साया न पड़े। वंश इतना सुंदर और इतना मासूम था कि उसे देखकर बस यही डर लगता था कि कहीं दुनिया की धूल इसे छूकर मैला न कर दे। तभी श्रेया ने वंश के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे कहा, वंशु, आपकी मम्मी के पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। वंश ने खिलखिलाते हुए पूछा, वाह, एक और सरप्राइज? आप मुझे वो ग्रीन गाड़ी लेकर दे रही हो? ये सुनते ही श्रेया ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी आप उसके लिए बहुत छोटे हो नवाब साहब। मम्मी आपको एक हॉलिडे दे रही हैं, आप और आपकी ये परी सी मम्मी हॉलिडे के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। हैप्पी। इस पर वंश खुश होते हुए बोला, सच्ची मम्मी? गॉड प्रॉमिस, आप इस बार ऑफिस के लिए वंश का हॉलिडे कैंसिल नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। अब आप जाओ और अपने टॉयज पैक करो और आपकी मम्मी आपके कपड़े पैक करेंगी, ओके? वंश ने फौरन कहा, ओके मम्मी। नानी मासी, आप भी जल्दी जल्दी सूटकेस पैक कर लो, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। यूहू, इतना कहकर वंश खुशी खुशी माँ की गोद से उतरकर अपने कमरे की तरफ भाग गया। रणविता मासी ने श्रेया की तरह देखा। श्रेया भी खुश थी क्योंकि आज वो दिन आ गया था जिसके लिए उसने 4 साल इंतजार किया था।
उसी रात नील महल डिज़ाइन हाउस से श्रेया की कंपनी को ईमेल आ गया कि श्रेया को अगले ही दिन चंडीगढ़ आकर उनसे और क्लाइंट से मिलना होगा। श्रेया और वंश ने अगली सुबह निकलने की तैयारी कर ली। श्रेया ने शिमला का ऑफिस अपने पार्टनर रजत के हवाले किया और 4 साल बाद वंश के साथ श्रेया एक बहुत लंबा सफ़र तय करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही उसकी गाड़ी ने शिमला से निकलकर चंडीगढ़ का रुख किया, श्रेया को न जाने क्यों रौनक और नताशा की जगह अपने बाऊजी और अपनी मां की याद आई। इन 4 सालों में उसने कई बार सोचा था कि वो वंश को उनके पास लेकर जाए, वंश से कहे कि ये उसके नाना और नानी हैं, अपने बाऊजी और अपनी मां से कहे कि ये उनका नाती है, पर ऐसा हो नहीं सकता था। पर आज भी ये ख्याल कहीं न कहीं श्रेया के जहन में था। ये और बात थी कि वो अपने बाऊजी से वादा कर चुकी थी कि उनके जीते जी वो कभी मल्होत्रा कोठी नहीं लौटेगी। श्रेया अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक एक बड़ी लाल गाड़ी तेजी से श्रेया की गाड़ी की साइड से गुजरी और रास्ता काटते हुए श्रेया की गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। श्रेया एक झटके के साथ अपने ख्यालों की दुनिया से निकली और उसने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी ताकि वो उस सरफिरे की गाड़ी से टकरा न जाए। घबराकर श्रेया ने पहले पिछली सीट पर सो रहे वंश को देखा, वो जगह नहीं था और ठीक था। श्रेया की जान में जान आई और फिर गुस्से में तिलमिलाते हुए वो गाड़ी से उतरी और अपने शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाते हुए दनदनाती हुई उस लाल गाड़ी को चलाने वाले सरफिरे के पास जा पहुंची। काले शीशों के पीछे अपनी खूबसूरत नाक पर काले चश्मे टिकाए, लेदर जैकेट का काला ऊपर किए हुए वो शख्स आराम से स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ रखे हुए बैठा था। श्रेया ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, बाहर निकलो मिस्टर, तुम्हारे खानदान की पर्सनल सड़क नहीं है जिस पर तुम खतरों के खिलाड़ी बनकर लोगों की गाड़ी काट रहे हो। बाहर निकलते हो या रोड मारकर शीशा तोड़ूं तुम्हारा। आई सेड कम आउट। श्रेया के गुस्से की बरसात का नतीजा ये हुआ कि उस अजनबी ने बहुत धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे उतारा और बिना अपने चश्मे को उतारे अपनी दिल धड़का देने वाली आवाज़ में नवाबी अंदाज में श्रेया से कहा, शीशा मत तोड़ना मैडम, क्योंकि इसका खर्चा तुम पूरा नहीं कर पाओगी। और रही मेरे बाहर आने की बात, तो मैं तो बाहर आने से या तुम्हारे रास्ते से गाड़ी हटाने से रहा स्पेशल तब तक जब तक तुम सॉरी नहीं बोलती। ये सुनकर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? श्रेया के ये तेवर देखकर उस लड़के ने अपना चश्मा उतारा और श्रेया की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते ही श्रेया को ऐसे लगा कि जैसे उस अजनबी की नज़र उसे चीरती हुई उसकी रूह तक जा पहुंची हो। हल्की भूरी आंखों और उन आंखों में किसी पुराने दर्द, किसी पुराने रिश्ते का साया। श्रेया को ऐसा लगा जैसे ये अजनबी न जाने उसके कौन से जन्म के अतीत से निकलकर उसके सामने आया है। श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, कौन कौन हो तुम? वेल, क्या लगता है तुम्हें कौन हूं मैं? कौन था ये अजनबी जिसने श्रेया का रास्ता रोका था? श्रेया को उसे देखकर ऐसा क्या महसूस हुआ था जो वो समझ नहीं पा रही थी? क्या ये अजनबी श्रेया को जानता है? क्या राब्ता है इन दोनों का? क्या ये श्रेया की जिंदगी का कोई नया पन्ना है या जिस अतीत की तरफ वो लौट रही है ये उसका ही कोई राजदार है? 1-0-6 लौटेंगी मैं तेरे लिया। जैसे ही श्रेया ने उस बदतमीज़ और ज़िद्दी अमीरजादे को देखा, गुस्से से ज़्यादा उसे अपने सीने में एक अजीब सी कसक महसूस हुई। उसके दिल की धड़कन डूबने लगी। इसलिए नहीं कि वो देखने में एक बेहद सजीला नौजवान था, बल्कि इसलिए क्योंकि श्रेया के अंदर एक डरी हुई, दबी हुई आवाज़ कह रही थी कि उसे इस इंसान से दूर रहना चाहिए। और फिर उसी आवाज़ ने कहा कि उसे इस अजनबी को करीब से जानने की कोशिश करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो बस हाथ में रॉड लिए उसे एकटक देखती रही। दूसरी तरफ उस ढीठ लड़के को श्रेया की खुशबू जानी पहचानी लग रही थी। श्रेया को देखकर उसके अंदर एक झुंझलाहट और साथ ही साथ एक धीमी धीमी आग भी सुलगने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये लड़की अजनबी है तो उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे बहुत करीब से जानता है। दोनों के बीच के इस सन्नाटे को श्रेया ने ही खुद को संभालते हुए तोड़ा और तुनक कर कहा, मिस्टर, मुझे ये जानने की या गैस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कौन हो। फिलहाल तुम मुझे किसी शहंशाह के वो बिगड़े शहजादे नज़र आ रहे हो जिसे ये गलतफहमी है कि ये सड़क उसकी रियासत है। इतने खतरनाक तरीके से मेरी गाड़ी ओवरटेक करने का क्या मतलब है? अगर मेरी गाड़ी को लग जाती, मुझे और मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता तो तुम ले जाते मुझे हॉस्पिटल। अब ऐसे मुझे देखकर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा क्या रहे हो? जवाब दो, गाड़ी हटाओ और मेरा रास्ता छोड़ो। बदतमीज़ कहीं के। इस पर अजबनी ने अकड़ के साथ कहा, मैडम, पहली बात तो ये कि मैं बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद ज़रूर हूँ, पर मेरा नाम शहजादा नहीं, निहाल शेरगिल है। दूसरी बात, तुम्हारी गाड़ी को और तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि मैं न सिर्फ एक अच्छा ड्राइवर बल्कि कार रेसर भी हूं। और तीसरी और आखिरी बात, मैंने तुम्हारी गाड़ी ओवरटेक करके इसलिए रोकी ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि अगर ये सड़क मेरे बाप की नहीं है तो तुम्हारे बाप की भी नहीं है। ओके। उद्धरण चिन्ह। पिछले 15 मिनट से हॉर्न मार मार कर तुमसे रास्ता मांग रहा हूं, पर तुम सड़क के बीच में कछुए की स्पीड पर गाड़ी चला रही थी और साइड भी नहीं दे रही थी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ये हरकत की। अब अपनी ये रॉड नीचे करो, मुझे सॉरी बोलो ताकि हम दोनों अपने अपने रास्ते जाएं।
श्रेया भले ही निहाल शेरगिल के आगे मुंह फुलाए खड़ी थी और उसकी बातें सुनकर गर्म चाय की तरह उबल रही थी, पर मन ही मन वो जानती थी कि वो सही कह रहा था। चंडीगढ़ का रुख करते हुए, अपने बीते कल के अंधेरों के बारे में सोचते हुए, श्रेया सचमुच ये भूल गई थी कि वो कितनी गैरजिम्मेदारी से गाड़ी चला रही थी, और उसके साथ तो वंश भी था। अगर निहाल से ज्यादा सिरफिरे किसी इंसान ने उसे टक्कर मार दी होती तो। पर निहाल इतना घमंडी और इतना बदतमीज था कि श्रेया का मन नहीं माना कि वो उससे माफी मांगे। और निहाल की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा था जो श्रेया को परेशान कर रहा था। इसलिए श्रेया ने अपनी रॉड नीचे की और निहाल को घूरकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। निहाल ने रॉड पकड़ते हुए उसे रोका और चिढ़कर कहा, इतना एटीट्यूड, एक तो गलती की, ऊपर से एक सॉरी नहीं निकल रहा तुम्हारी जुबान से। मेरी जुबान से सॉरी जरूर निकलता निहाल शेरगिल, अगर तुम इतने बददिमाग और बदतमीज ना होते तो। तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुम्हारे आगे अपनी गलती माने। निहाल ने गुस्से में आते हुए कहा, समझती क्या हो तुम अपने आप को। इस पर श्रेया ने आराम से कहा, मैं अपने आप को श्रेया मल्होत्रा समझती हूँ। सेफ जर्नी मिस्टर शेरगिल। मुझे अब जाना होगा क्योंकि मैं एक मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। आपकी तरह अब मेरे पास मेरे बाप का बेहिसाब पैसा नहीं रहा। हम जैसों को पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, अगर तुम ये सड़क खरीद लो तो अपने नाम का बोर्ड ज़रूर लगवा देना यहाँ, ताकि मैं इस सड़क पर कभी अपनी गाड़ी का टायर ना रखूँ और ना अपना पाँव। ये कहते हुए श्रेया ने वो रॉड गाड़ी की डिक्की में डाली, अपने काले चश्मे पहने, हवा में उड़ रहे हसीन बाल संभाले। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर उसने एक्सेलरेटर पर पांव रखा, गाड़ी को रेस दी और निहाल पर सड़क की धूल उड़ाते हुए उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। वहीं निहाल ने अपनी जैकेट से धूल साफ करते हुए श्रेया की जाती हुई गाड़ी को देखकर कहा, सॉरी तो एक ना एक दिन तुम्हारे मुंह से बुलवा कर छोड़ूंगा श्रेया मल्होत्रा, और हम दोबारा मिलेंगे ज़रूर ये हिसाब चुकाने के लिए। निहाल, श्रेया का तेज़तर्रार चेहरा अपनी आंखों और अपने दिमाग में बैठाए हुए अपनी गाड़ी में बैठकर हवा से बातें करता हुआ निकल गया। पर कहीं ना कहीं निहाल का एक हिस्सा अब भी वहीं उसी सड़क पर खड़ा था जहां वो अभी अभी श्रेया से टकराया था। वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की में कुछ ऐसा था जिसे वो पहले से जानता था, कुछ ऐसा जिसे उसने छूकर महसूस किया था। पर फिर उसने खुद को डांटते हुए खुद को समझाया कि जिसे वो आज से पहले कभी मिला ही नहीं, उसे वो कैसे जाना पहचाना कह सकता है। श्रेया ने निहाल के साथ जुबान लड़ाई थी, उसे अनाप-शनाप कहा था और उसके आगे झुकी नहीं थी, बस इसलिए वो उसके दिमाग पर सवार थी। दूसरी तरफ श्रेया का सारा ध्यान वंश पर था, जो अभी भी पिछली सीट पर अपने टेडी बेयर को सीने से लगाए एक कंबल में लिपटा सो रहा था। कभी भी वो नींद में मुस्कुराता और अपनी माँ का नाम बुदबुदाता और उसका प्यारा सा चेहरा खिल उठता। ये देखकर श्रेया का चेहरा ममता के भाव से भर उठा और उसे एहसास हुआ कि शायद निहाल ने उसका ध्यान वापस वर्तमान में लाकर ठीक ही किया। वो सचमुच बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रही थी, और अगर निहाल इतना बदतमीज न होता तो शायद श्रेया निहाल का शुक्र मनाती। और अगर निहाल में कुछ ऐसा ना होता जो श्रेया के रोंगटे खड़े कर रहा था, जिसे देखकर उसका दिल डूब रहा था, तो शायद श्रेया का रवैया अलग होता। श्रेया ये सोच ही रही थी कि पीछे से वंश ने आंखें मलते हुए अपना नन्हा हाथ अपनी माँ के कंधे पर रखा और अपनी प्यारी सी सुस्त आवाज में कहा, मम्मा गुड मॉर्निंग। अरे मेरा बेबी उठ गया। गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे राजकुमार। बैग में आपके फ्रूट्स और आपका चॉकलेट मिल्क रखा है, नाश्ता कर लो आप। हम बस आधे घंटे में अपने घर, मम्मा का मतलब है कि आधे घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ओके मम्मा। वंश ने बैग में झांक कर देखा, थोड़ा सा दूध पिया, फिर बड़ा प्यारा सा मुंह बनाते हुए पिछली सीट से अपना मासूम सा चेहरा आगे करते हुए बोला, मम्मा मैं ये मिल्क नहीं पीऊंगा, इसमें चॉकलेट कम है, और मुझे नहीं खाना ये केला और ये संतरा। श्रेया ने लाड करते हुए पूछा, हम, अच्छा तो फिर आप क्या खाएंगे शिमला के नवाब साहब? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और चॉकलेट शेक। मैं आपके लिए इतनी मॉर्निंग में उठकर आया, आप मुझे मेरा मनपसंद ब्रेकफास्ट भी नहीं दोगी मम्मा? श्रेया ने प्यार से कहा, ऑफ कोर्स बेबी। मम्मा ने कभी अपने वंश की किसी बात से इनकार किया है? बस थोड़ा आगे ही एक फास्ट फूड जॉइंट है जहां मैं और आपके नाना। श्रेया के बचे हुए लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो नहीं कहे जा सकते थे। जब श्रेया छोटी थी तब उसके बाऊजी उसे हमेशा उस एक दुकान पर बर्गर और चॉकलेट शेक पिलाने लाते थे, जो आज भी वहीं थी। उस जमाने में सोडी अंकल उस दुकान को चलाया करते थे, अब उनकी बेटी आयशा ने काम संभाल लिया था। श्रेया की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि उसके बाऊजी तो उसे 4 साल पहले ही त्याग चुके थे, और अब वो चंडीगढ़ लौटकर भी अपनी कोठी में कदम नहीं रख सकती थी। अपनी बाऊजी से, अपनी माँ से गले लगकर ये नहीं कह सकती थी कि वंश उनका नाती है और श्रेया के लिए हर तरह से उसकी जायज़ औलाद है। और अगर आज वो उस दुकान पर जाएगी तो क्या पता आयशा वहाँ पर हो, क्या पता वो उसे किस तरह से देखे। और अगर वंश के सामने उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो। ये सोचते सोचते कुछ ही देर में श्रेया चंडीगढ़ के बॉर्डर को क्रॉस करके अपने बचपन की ज़मीन पर दाखिल हुई।
ढेरों जज्बातों और यादों के साथ साथ श्रेया को नताशा और रौनक का धोखा, पूरे शहर में उछली अपनी इज्जत और अपने माँ-बाबूजी से अलग होना सुई की तरह चुभा। पर वो ये सोच समझ कर ही आई थी कि उसे अपने शर्मनाक कल का सामना करना होगा और ये उम्मीद भी रखनी होगी कि 4 सालों में वो लोगों के दिमाग से उतर चुकी होगी। इस जमाने में लोग कोई नया कांड मिलते ही पुराने कलंक को भूल जाते हैं। तभी वंश ने देखा कि उसकी माँ दोबारा ख्यालों में खो गई है और उसने माँ के गाल को अपनी छोटी सी उंगली से छूते हुए कहा, मम्मा, वो शॉप तो निकल गई, आप भूल गई क्या कि आपके बेबी को भूख लगी है? श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं वंश, मम्मा को अपने वंश की भूख का आइडिया नहीं होगा तो किसे होगा? मुझे याद आया कि उस शॉप का बर्गर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वहां से आगे निकल आई। आप वो देख रहे हो सामने, गुलाटी बर्गर हाउस, हम इसके बर्गर ट्राई करेंगे, कम ऑन लेट्स गो। वंश की आंखें चमक उठीं। श्रेया ने गाड़ी पार्क की और वंश की उंगली पकड़े हुए गाड़ी से उतरी। गाड़ी से उतरते ही श्रेया को लगा कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। पर जब किसी ने झुककर वंश के गाल छुए, उसके सर पर हाथ फेरते हुए श्रेया से कहा कि उसका बेटा बहुत सुंदर है, तब श्रेया को एहसास हुआ कि कोई उसे उस बदनाम दुल्हन की तरह नहीं देख रहा जो किसी गैर मर्द के साथ सुहागरात गुजारकर भागी थी। सब आने जाने वाले लोग वंश को देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारा और सुंदर बच्चा था जिसकी आंखें बिल्कुल किसी चंचल हिरन जैसी थीं। श्रेया को सुकून आया, वो मुस्कुराई और तारीफ करने वालों को थैंक यू बोलती हुई बर्गर हाउस के अंदर दाखिल हुई। वंश को गोद में उठाकर वो उसे बोर्ड पर लिखा मेन्यू दिखाने लगी और वंश माँ के सीने से लगा हुआ ऑर्डर लेने वाले लड़के को बताने लगा कि उसे कौन सा बर्गर और शेक चाहिए। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, और आपके लिए मैडम, आप क्या खाएंगी? नो थैंक यू, आप सिर्फ मेरे बेटे का ऑर्डर ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं खाना। ओके मैडम, और आपके हस्बैंड, क्या वो भी साथ में हैं? उनका भी ऑर्डर लिखवा दीजिए बार बार। श्रेया ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा ना आपसे, सिर्फ मेरे बेटे का ऑर्डर लिखिए और बिलिंग कीजिए। मेरे हस्बैंड और वंश के डैड हमारे साथ नहीं हैं। ओह सॉरी मैडम, ये लीजिए आपका बिल, आप काउंटर पर वेट कीजिए, जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा हम वंश का नाम अनाउंस कर देंगे। श्रेया के जवाब दिया, थैंक यू। वंश ने देखा कि उसके पिता का सवाल आते ही उसकी माँ कितनी परेशान हो गई थी। वंश 4 साल का था पर समझ चुका था कि उसके पिता जहाँ भी हैं उससे बहुत दूर हैं और शायद कभी वो आए भी ना। उसने अपने माँ का गाल चूमते हुए उससे कहा, मम्मा, कोई पापा की बात करता है तो आप गुस्सा मत हुआ करो, आप वही कह दिया करो जो आप मुझे कहती हो, वो बहुत दूर हैं, बोल देना कि मून पर गए हैं। ओके। श्रेया ने इमोशनल होते हुए कहा, ओह वंश, तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे बेटे हो। ये कहते हुए श्रेया ने वंश को कसकर गले से लगा लिया और तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो हैरान भावनाओं से भरी हुई आवाज़ थी, उसकी सहेली बबली की। श्रेया ने पलट कर देखा तो पाया कि बबली उसे और वंश को फटी हुई आंखों से देख रही है और उसकी आंखों में श्रेया के गोद में सुकून से बैठे वंश को लेकर सवालिया निशान है। कैसे संभालेगी श्रेया अपने गुजरे हुए कल से लौटे इस पहले मेहमान को? क्या रवैया होगा उसका बबली के साथ जिसने उसे जमाने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था? क्या पहचान देगी वो वंश की? कैसे लड़ेगी श्रेया बीते कल के सायों से? 7 सौतेला संसार। 4 साल के बाद बबली को अपनी आंखों के सामने देखकर श्रेया कुछ देर के लिए बौखला भी गई थी और डगमगा भी गई थी। पुराने जख्मों के ऊपर से छिलका निकलना शुरू हो चुका था और श्रेया उन जख्मों का सामना कैसे करेगी? बबली से सामना करना उसकी बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ बबली श्रेया और उस बच्चे को देखकर हैरान थी, खुश थी और जितना श्रेया समझ पा रही थी वो काफ़ी शर्मिंदा भी थी। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और बबली को बहुत ही सामान्य भाव से देखते हुए बोली, भविका चावला, आई मीन बबली, राइट? ओह हाय, कैसी हो? बहुत साल हो गए ना, तुम्हारा चेहरा याद करने में थोड़ा वक्त लगा मुझे। वंश बेबी, आंटी को हेलो बोलो। हेलो बबली आंटी, बबली ने खुद को संभालते हुए कहा, हेलो वंश बेटे। श्रेया, तुम्हारी शादी तो? श्रेया ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी शादी को 3 साल 10 महीने हो चुके हैं बबली। शिमला में ही मैं वंश के डैड से मिली थी, वो ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं। एनीवे, मैं चलती हूँ, मैं चंडीगढ़ सिर्फ अपने काम से आई हूँ। गुड बाय बबली। वंश, आपका बर्गर रेडी हो गया, चलें। बबली को लाजवाब और हैरान करके श्रेया ने अपने बेटे को गोद से उतारा। उस नन्हे सितारे ने अपना खाने का बैग लिया और बबली को प्यारा सा मुंह बनाकर बाय करता हुआ अपनी माँ के साथ गुलाटी बर्गर हाउस से निकल गया। बबली को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो तो इतने साल ये सोचती रही कि उसके साथ ना देने की वजह से श्रेया की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बबली ने हर रोज़ ये सोचा था कि उसे कभी तो श्रेया से माफ़ी मांगने का मौका मिले, और आज जब श्रेया वापस उससे टकराई तो श्रेया की जिंदगी बबली के डर से ठीक उलट थी।
श्रेया जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, उसकी दूसरी शादी हो चुकी थी, उसका इतना प्यारा और भोला बेटा था और जितना श्रेया का पहनावा और तेवर देखकर समझ आ रहा था वो जिंदगी में शायद एक कामयाब औरत भी थी। बबली ने कांच के दरवाजे में से श्रेया को वंश के साथ एक महंगी गाड़ी में बैठते हुए देखा और उसने भावुक होकर कहा, मुझे उम्मीद है श्रेया कि तुम मेरी पूरी बात सुनकर, मेरे उस वक्त के हालात समझकर मुझे माफ़ कर सकोगी। मुझे कभी ना कभी तो अपनी सहेली वापस मिलेगी। श्रेया गाड़ी चलाती हुई चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की ओर बढ़ रही थी और वंश गुनगुनाता हुआ अपने बर्गर और अपने चॉकलेट शेक में मशगूल था। श्रेया ने बबली को जवाब देते हुए अपने रास्ते से फिलहाल के लिए भटका तो दिया था, पर उसे एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे उसके और उसके बेटे के चंडीगढ़ लौटने की खबर फैलेगी, श्रेया का पति और वंश का बाप कौन है ये सवाल तूल पकड़ने लगेगा और एक दिन श्रेया को अपने इस काल्पनिक पति के होने का सबूत देना पड़ेगा। खैर, श्रेया ने सोचा कि उसने रणविता मासी के साथ मिलकर उसकी तैयारी कर रखी है, फिलहाल वो जिस काम के लिए आई है उसे निपटाए। आधे घंटे में श्रेया नीलमहल डिज़ाइन स्टूडियो के ऑफिस पहुंच गई। वंश की उंगली पकड़े हुए श्रेया जैसे ही ऑफिस की लॉबी में आई, कई लोगों ने उसे पलट पलट कर देखा। कुछ लोग शायद उसे इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो देखने में बहुत आकर्षक थी और शायद कुछ लोग उसे पहचान रहे थे। 4 साल पहले चंडीगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उसका चेहरा बदनामी से उछला न हो। परवाह न करते हुए श्रेया रिसेप्शन पर आई और उसने वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से कहा, हाय, मेरा नाम श्रेया मल्होत्रा है और आपकी कंपनी के चीफ डिज़ाइनर करण राजपाल के साथ मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मैडम, सर आपके बारे में 2-3 बार पूछ चुके हैं। एक्चुअली वो क्लाइंट जिनके लिए आपको बुलवाया है वो भी आज ऑफिस में ही हैं। आप प्लीज़ जाइए 5वां फ्लोर, रूम नंबर 5। ग्रेट, थैंक यू। चलो वंश, सॉरी मैडम, बट बिना पहले इन्फॉर्म किए ऑफिस में बच्चों का आना मना है। श्रेया ने इस पर पोलाइटली जवाब दिया, ओह कोई बात नहीं। वंश, बेबी आप यहीं लॉबी में मम्मा का वेट करो, मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके ओके मम्मा, मैं यहीं आपका वेट करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये हुई न बात। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आपका बेटा बहुत छोटा है, यहाँ लॉबी में अकेले ऐसे मैं ध्यान रखूंगी। पर श्रेया ने कॉन्फिडेंटली कहा, आप ध्यान नहीं भी रखेंगी तब भी मेरा बेटा सेफ रहेगा। श्रेया मल्होत्रा का बेटा है, डरने, घबराने या गुम होने वालों में से नहीं है। इतना कहकर श्रेया ने वंश को एक सोफे पर बिठाया, उसके हाथ में वीडियो गेम और कॉमिक्स दी और रिसेप्शनिस्ट को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। लिफ्ट 5वें फ्लोर पर पहुंची और श्रेया ने नीलमहल डिज़ाइन स्टूडियो के ऑफिस में कदम रखा। वो उस ऑफिस में फूलों के एक हसीन झोंके की तरह थी जिसे ऑफिस के स्टाफ की निगाहें टटोल रही थीं। सुंदर तो वो 4 साल पहले भी थी, पर आज उसकी शख्सियत में रुबाब था, एक नीयत और नज़र खींचने वाला आत्मविश्वास था। श्रेया सबकी आंखों में आंखें मिलाते हुए करण राजपाल के कैबिन पर दस्तक देने जा पहुंची। करण कुछ डिज़ाइन्स पर काम कर रहा था। उसने आंखें उठाकर श्रेया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह मिस श्रेया, प्लीज़ अंदर आइए, आई एम करण। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो करण, और मैं मिस नहीं मिसेस श्रेया हूँ। मैं हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती, इसलिए अक्सर सामने वाले को धोखा हो जाता है। ओह, फिर तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपके पति बहुत ही लकी आदमी हैं। इतनी आत्मविश्वासी बीवी जो इतनी टैलेंटेड है कि हमें मुंह मांगी कीमत पर उन्हें शिमला से बुलवाना पड़ा। ही प्लीज़ बैठिए ना श्रेया, क्या लेंगी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं थैंक्स। सीधे मुद्दे पर आते हैं, मुझे जिनके घर का इंटीरियर करना है, मैंने सुना कि वो ऑफिस में ही हैं। मैं उनसे मिलना चाहूँगी और ये भी समझना चाहूँगी कि आपके साथ मेरी डील है क्या। करण ने ये सुनकर कहा, आप काम से काम रखने वाली महिला हैं। आई लाइक दैट। देखिए, क्लाइंट तो बहुत ही बददिमाग है, जैसे कि अक्सर वो रईस होते हैं जिन्हें सब कुछ बनाया अपने माँ बाप से मिल जाता है, वो यही हैं और फिलहाल मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ है। मैं उनसे आपको कुछ ही देर में मिलवा दूंगा। और रही हमारी डील की बात, तो क्योंकि हम आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपना नाम और अपनी टीम दे रहे हैं और आपके साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप 6040 की रहेगी। फीस का 60% आपका और 40% हमारा। पर हाँ, अगर आपके काम की वजह से प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीलमहल उसका नुकसान नहीं उठाएगा। श्रेया ने सोचते हुए कहा, हम फेयर है, मुझे मंजूर है। आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर मेरी कंपनी को मेल करवा दें, मेरे बिजनेस पार्टनर रजत सोडी को भिजवा दें और तब तक मैं काम शुरू कर देती हूँ। ये सुनते ही करण ने कहा, बिल्कुल, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे सिर्फ एक क्लाइंट को नज़र में रखते हुए कम से कम 4-5 महीने चलेगा, हमने आपके रहने का पूरा अरेंजमेंट हमारी कंपनी के फ्लैट में किया है, मेड, कुक और ड्राइवर की सहूलियत के साथ। थैंक यू करण। तो क्या मैं अब क्लाइंट से मिल सकती हूँ? देखूं तो सही कि वो कितना सनकी है, ताकि उसके घर के इंटीरियर को उसके दिमाग के हिसाब से डिज़ाइन कर सकूं। करण ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं श्रेया, बस 1 मिनट, मैं ज़रा अपनी जूनियर को फ़ोन करके पूछ लूँ कि उसने उनकी जान छोड़ी है या नहीं।
इसके बाद करण ने इंटरकॉम को दबाते हुए आगे कहा, ये बड़े बाप की बददिमाग औलादें भी न। हेलो सूजी, फ्री हुए? करण का ये जुमला सुनकर, बड़े बाप की बददिमाग औलादें, ये सुनकर श्रेया का ध्यान यकायक वापस निहाल की तरफ चला गया। ऐसी ही तो था वो शिमला और चंडीगढ़ की सड़क पर मिला वो बदतमीज अजनबी। दोबारा कहीं टकरा गया तो? नहीं नहीं, श्रेया ने खुद को संभाला। वो निहाल शेरगिल से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। उसके अंदर कोई बात थी जो श्रेया के दिल की धड़कन तेज कर देती है और साथ साथ उसके रोंगटे भी खड़े कर देती है। तभी करण ने श्रेया से कहा, श्रेया, आर यू ओके? कहाँ खो गई आप? नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ काम याद आ गया था, बाद में कर लूंगी। क्या क्या कह रहे थे आप? करण ने जवाब दिया, यही कि अब क्लाइंट फ्री है, आप उससे मिल सकती हैं। कम, जरूर जरूर, चलिए। इतना कहकर श्रेया करण के पीछे पीछे चल पड़ी और एक गलियारे से गुजरने के बाद वो दोनों मीटिंग रूम में पहुंचे जहां इस वक्त श्रेया का रहस्यमयी क्लाइंट बैठा था। करण ने दरवाज़ा खोला और एक बहुत ही जानी पहचानी गुलाबों के रस की खुशबू से श्रेया की इंद्रियां झुंझला उठी। उसे अब देखने की भी ज़रूरत नहीं थी कि ये क्लाइंट कौन था या थी। 16 साल की उम्र से श्रेया घर में इस खुशबू से जान पहचान बनाती आई थी, और जब 4 साल पहले श्रेया की पीठ में छुरा घोंपा गया था तब ये खुशबू उसके लिए धोखे की खुशबू बन गई थी। श्रेया की आंखों में अंगारे बरसने लगे, उसका खून खौलने लगा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने उस कमरे में कदम रखा जहां हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहने, अपने सीधे कंधे तक कटे हुए भूरे बालों में अपनी अंगूठियों से सजी उंगलियां घुमाते हुए वो औरत बैठी थी जिसका श्रेया को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ था। करण ने बड़ी तमीज से उस औरत को पुकारा, एक्सक्यूज मी नताशा, आपकी इंटीरियर डिज़ाइनर आ गई हैं, प्लीज़ मिलिए श्रेया से। श्रेया का नाम सुनते ही कुर्सी पर बेअदबी से बैठी अपने फ़ोन पर अपनी आंखें टिकाए खुद पर इठलाती नताशा का खून जम गया। श्रेया, नताशा कुर्सी से ऐसे उठी जैसे किसी बिच्छू ने उसे डस लिया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसने अपने कदम डगमगाने से रोकने के लिए अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए। और श्रेया उसे ऐसे देख रही थी, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे नताशा के चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग देखने के लिए उसने 100 बरस तक इंतजार किया हो। श्रेया ने 2 कदम आगे लिए और नताशा से बड़ी नपीतुली आवाज में बोली, हाय नताशा, काफी साल हो गए ना, कैसी हो? नताशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम। तभी करण कंफ्यूज होते हुए बोला, अमम, आप दोनों एक दूसरे को पहले से? इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करता, श्रेया ने कहा, ये मेरी बहन है करण, मेरा मतलब ये मेरी सौतेली बहन है नताशा मल्होत्रा। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, हम दोनों का सरनेम एक ही है। कई सालों बाद मिल रहे हैं न, इसलिए मेरी छोटी बहन काफ़ी सरप्राइज है। इस पर नताशा ने बौखलाते हुए कहा, करण तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो प्लीज़? ये सब सुनकर करण कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, मैं वेट करता हूँ। करण मीटिंग रूम से बाहर चला गया और नताशा ने श्रेया को ऐसे देखा जैसे अपनी आंखों की नफरत से ही श्रेया की जान ले लेगी। फिर उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चंडीगढ़ लौटने की? हाँ, और तुम हमारे प्रोजेक्ट की डिज़ाइनर हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आंख उठाकर बात करो, मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है तुम्हारी श्रेया। श्रेया ने नताशा के जहर को नज़रअंदाज करते हुए उसके सामने एक फाइल में से BCO इंटीरियर डिज़ाइन के सैंपल निकाल कर रखे। फिर वो कुर्सी पर बैठी और उसने नताशा से बड़े ही प्यार से पूछा, तुम्हारे 8 एकड़ के बंगले के लिए ऑप्शंस लाई हूँ, बताओ ना नताशा मल्होत्रा, कैसा घर बनाऊँ तुम्हारा? नताशा श्रेया का ये रूप देखकर बौखला चुकी थी और उसकी ये बौखलाहट देखकर श्रेया के टूटे हुए छलनी दिल को जो सुकून मिल रहा था वो सिर्फ श्रेया जानती थी। क्या करेगी अब नताशा? क्या वो श्रेया को एक बार फिर अपनी जिंदगी से निकाल देगी या श्रेया को सामने रखकर उसके इरादे भांपेगी? क्या श्रेया की अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या इस बार बबली श्रेया का साथ देगी? 1-08 वंश का फैसला। नताशा का खून खौल रहा था। गुस्से से और डर से उसका शरीर इस तरह कांप रहा था जिसे देखकर श्रेया को लगा कि नताशा किसी भी वक्त या तो चीख पड़ेगी या अपना आपा खोकर श्रेया पर हाथ उठाने की कोशिश करेगी। पर आज जो श्रेया की शख्सियत थी, उसके चेहरे पर जो गुरूर और सुरूर था, उसके सामने नताशा का हावी हो पाना मुश्किल लग रहा था। इसलिए नताशा अपने दांत भींचते हुए बस श्रेया से इतना ही पूछ पाए, क्यों लौट कर आई हो हमारी जिंदगी में श्रेया? इस पर श्रेया ने लापरवाही से कहा, तुम धोखेबाज तो थी ही नताशा, लेकिन क्या इन 4 सालों में तुम्हारे दिमाग और कान दोनों ने काम करना बंद कर दिया है? सुना नहीं करण, और मैंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हारे 8 एकड़ में बन रहे शानदार बंगले में 4 चांद लगाने आई हूँ। और मज़े की बात देखो, तुम्हारी ये सूरत देखने से पहले तक तो मैंने करण से पूछा भी नहीं था कि हमारा ये रईस क्लाइंट है कौन। लेकिन अब तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर का इंटीरियर डिज़ाइन करना ही चाहिए। इतना कहकर श्रेया नताशा की आंखों में घूर कर देखती है और फिर वो कैजुअली आगे कहती है, पर अगर तुम्हें मुझसे नहीं करवाना तो न सही।
नो बिग डील, श्रेया मल्होत्रा के पास वैसे भी क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर श्रेया अपनी जगह से उठकर अपने डिज़ाइन्स वापस रखने लगी। तभी नताशा ने उसे ताना मारते हुए कहा, इतनी हिम्मत इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर श्रेया की इतनी बदनाम होने के बाद भी तुम इस शहर में लौटने की हिम्मत कर सकी। श्रेया ने भी इस पर तंज कसते हुए जवाब दिया, दो चार धोखे खा लो, ज़माने की ठोकरें खा लो, अकड़ और हिम्मत अपने आप पैदा हो जाएगी। एनीवे तुमसे इतने साल बाद मिलकर अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। एक वक्त था जब तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना वक्त भी बर्बाद करने नहीं दे सकती। गुड बाय। इतना कहकर श्रेया बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि श्रेया दरवाजे तक पहुंचती नताशा ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, रुको श्रेया, अगर मैंने तुमसे ये प्रोजेक्ट नहीं करवाया तो तुम समझोगी कि मैं तुमसे डर गई और मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। जो डील थी वही रहेगी, तुम ही मेरे घर का पूरा इंटीरियर डेकोरेशन करोगी, और तुम्हारी सहूलियत के लिए बता दूं कि वो घर मेरे और मेरे रौनक के टेस्ट के हिसाब से सजाया जाएगा। रौनक का टेस्ट तो तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा नहीं। रौनक का नाम सुनकर श्रेया गुस्से से भर गई, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और नताशा की तरफ मुड़कर अनजान बनते हुए कहा, आई एम सॉरी नताशा, पर 4 साल बीत चुके हैं, इसलिए न तो मुझे ठीक से रौनक की शक्ल याद है और न ही उसका और तुम्हारा टेस्ट। इस पर नताशा ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, ओह कम ऑन श्रेया, अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम रौनक को जानती भी नहीं। एक दिन का ही सही वो पति था तुम्हारा, और कुछ ही दिनों में वो मेरा पति बनने जा रहा है। मैं और रौनक शादी कर रहे हैं श्रेया। नताशा को लगा कि श्रेया ये बात सुनकर तो टूट ही जाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि ये अब वो श्रेया नहीं रही जो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दे। श्रेया ने बेपरवाह होते हुए जवाब दिया, नताशा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो। तुम और रौनक शादी कर रहे हो, मेरे पैसे से अपना बंगला बना रहे हो, अच्छी बात है। तुम दोनों चाहे कितने ही मक्कार और चीप क्यों ना हो, आखिर एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी तो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, काम पर लगते हैं और बंगला तैयार होने के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। ओके। नताशा श्रेया का जो भी जख्म कुरेदने की कोशिश करती, श्रेया उस जख्म के अस्तित्व को ही नकार देती और ये बात नताशा को पागल कर रही थी। श्रेया दुखी क्यों नहीं हो रही? रौनक के नाम पर उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खून क्यों नहीं उतर रहा? पर नताशा श्रेया के सामने अपनी हार मानकर छोटा नहीं दिखना चाहती थी। उसने करण को कॉल किया, वो अंदर आया और नताशा ने एक जहरीली मुस्कान के साथ श्रेया की तरफ देखते हुए करण से कहा, गुड चॉइस करण, तुम्हारे बहाने मैं अपनी बड़ी बहन से इतने अरसे बाद मिल सकी। भला मेरी बहन से बेहतर कौन मदद कर सकता है मेरा और रौनक का घर बसाने में। तुम कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ और मैं रौनक के साथ मशवरा करके श्रेया को ब्रीफ करती हूँ कि मैं कैसा घर चाहती हूँ। इस पर करण ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओफ, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। एनीवे आई गेस वी आर ऑल सेट देन, मैं पेपर वर्क शुरू करवाता हूँ। करण खुशी खुशी वहां से चला गया और श्रेया बिना नताशा से एक शब्द कहे अपना बैग और फ़ोन उठाकर जाने लगी, पर नताशा अपने घटियापन से कहाँ बाज आ सकती थी। उसने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, चंडीगढ़ तक आ ही गई हो तो क्या कोठी नहीं आओगी बाऊजी से मिलने, बेबे से मिलने? बाऊजी और बेबे का जिक्र सुनकर एक बार को श्रेया की आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर श्रेया ने अपने आप को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, ज़रूर आती, पर वो क्या है न कि तुम्हारे और रौनक के नीच कर्मों की वजह से मुझे उस घर की दहलीज भी पार करने की इजाज़त नहीं है। जिस दिन मिल गई उस दिन तुम बिना कहे मुझे उस घर के अंदर पाओगी। श्रेया बौखलाई हुई नताशा को पीछे छोड़ तेज तेज कदमों से चलती हुई उस ऑफिस से निकलकर लिफ्ट में चली गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, उसके माथे पर पसीना था, उसके हाथ उसकी टांगें कांप रही थीं, क्योंकि नताशा को देखकर उसकी कड़वी बातें सुनकर उसके जख्म हरे हो ही गए थे। नताशा आज श्रेया के घर और उसकी जायदाद की मालकिन बनी बैठी थी, और तो और वो रौनक से शादी कर रही थी, और ये सब खुशियां नताशा के दामन में श्रेया की बर्बादी के बदले आई थीं। नीचे पहुंचकर श्रेया ने जल्दी जल्दी वंश को लॉबी से लिया, अपने नए फ्लैट का पता और चाबी रिसेप्शन से लिए और पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर रोने लगी। वंश अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर सहम उठा। उसने अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डालकर रुआंसा होकर उससे पूछा, मम्मा आप रो क्यों रही हो? किसी ने डांटा आपको? आप अपने वंश को बताओ, मैं उसे डांटूंगा भी और मारूंगा भी। मेरी मम्मा मेरी एंजल है और आपको ऐसे कोई नहीं रुला सकता। अपने नन्हे नवाब का ये प्यार और उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए भर आए आंसू देखकर श्रेया ने वंश को गले लगा लिया और अपने आप को संभालते हुए वो वंश से बोली, काश ऐसा हो सकता बेटे, काश तुम हर उस इंसान को सज़ा दे सकते जिसने तुम्हारी इस एंजल को तंग किया, पर तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी हिफाजत करना और तुम्हें हर बुरे इंसान से दूर रखना तुम्हारी मम्मा का काम है। शश चुप हो जाओ, देखो अब मम्मा नहीं रो रही। ऊपर ऑफिस में एक बहुत बुरी आंटी थी और तुम्हारी मम्मा उन्हें देखकर थोड़ा सा डर गई और रोने लगी। बस पर अब मम्मा के पास उनका वंश है, इसलिए अब मम्मा नहीं रो रही, देखो। वंश ने मासूमियत से पूछा, बुरी आंटी? सच्ची मम्मा?
हाँ जी, लेकिन आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक आप मेरे पास हो आपकी मम्मा किसी से नहीं डरने वाली। अब वंश और उसकी मम्मा मार्केट जाकर सब्जियां और राशन खरीदेंगे, अपने नए घर में जाएंगे और आज रात को मज़ेदार खाना बनाकर रणविता नानी को वीडियो कॉल पर खूब चिढ़ाएंगे। ओके, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश ने खुश होते हुए कहा, और इतनी दूर से रणविता नानी हमें डांट भी नहीं पाएंगी। yippee! वंश का चेहरा खिला तो श्रेया की जान में जान आई। वंश ने अक्सर अपनी माँ को अकेले में रोते देखा था और उसे लगता था कि उसकी माँ उसके पापा को याद करके रोती है क्योंकि वो बहुत दूर चले गए हैं। ऐसे में वंश यही सोचता था कि अगर उसकी माँ की जिंदगी में एक नए पापा आ जाएं तो शायद उसकी माँ कभी न रोए, कोई उसकी माँ को परेशान न कर सके। बच्चे का मासूम ख्याल था जो ना अपनी माँ की दर्दनाक जिंदगी के बारे में कुछ जानता था और ना ही उसे शादी, पति पत्नी का रिश्ता और समाज की ऊंच नीच की कोई समझ थी। और यही मासूम ख्याल बहुत जल्द वंश और श्रेया की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। श्रेया ऑफिस से निकलकर चंडीगढ़ के पेशावरी सुपरमार्केट की तरफ घर का सामान लेने निकल पड़ी। कुछ ही देर में सुपरमार्केट पहुंचकर माम बेटा खरीदारी करने के लिए स्टोर के अंदर दाखिल हुए। श्रेया बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी, पूरी लिस्ट बनाकर लाई थी और वो उसके हिसाब से सामान खरीदने लगी। वंश चंचल था, हर बच्चे की तरह वो भी चॉकलेट्स और चिप्स के सेक्शन की तरफ खींचा चला गया। अपने नन्हे हाथों से वो चॉकलेट और चिप्स के पैकेट उठाकर एक छोटे से बास्केट में डालने लगा और तभी उसकी नज़र सुपरमार्केट के बाहर आकर रुकी एक लंबी नीली गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी में से अपने बालों में हाथ फेरता हुआ और अपने काले चश्मे एडजस्ट करता हुआ निहाल शेरगिल निकला। वंश ने उसे देखा और न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आई। पहली बार किसी अजनबी को देखकर वंश को एक अजीब सा अपनापन सा महसूस हुआ। वंश ने देखा कि श्रेया सामान खरीदने में मसरूफ़ है और दबे पांव गार्ड की नज़र से बचते हुए वंश स्टोर से निकलकर निहाल के पीछे पीछे जाने लगा। निहाल सड़क पार करके सामने वाली बिल्डिंग में बने एक मेंस सैलून में जा रहा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यार जमाल, मुझे प्लीज़ याद दिलाओ कि मैं तुम्हें किस बात की इतनी मोटी सैलरी देता हूँ। तुम मेरी माँ तक को नहीं संभाल सकते। तुम्हारा सिर्फ इतना जॉब है कि मेरे घर वालों को मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रखो और तुमसे वो भी नहीं हो रहा। मैं नहीं मिलूंगा माँ की भेजी हुई किसी भी लड़की से। अब या तो तुम उसे भगाओ या नई नौकरी ढूंढ लो, समझे। निहाल ने कॉल काटा और जाकर एक चेयर पर बैठ गया। एक स्टाइलिस्ट उसके पास आया और निहाल उसे बताने लगा कि वो कैसा हेयर स्टाइल चाहता है। वंश सैलून के बाहर शीशे पर अपनी नाक लगाकर निहाल को एकटक देख रहा था। वंश के नन्हे दिल में एक आवाज़ थी जो उससे कह रही थी कि इस अजनबी इंसान से उसे कोई खतरा नहीं होगा और वो श्रेया को बिना बताए उससे बात कर सकता है। अचानक सैलून के एक वर्कर ने उस प्यारे से बच्चे को देखा। उसे लगा कि वो किसी क्लाइंट का बेटा है जो गलती से बाहर चला गया है। उसने दरवाज़ा खोला और वंश से पूछा, आप सैलून के बाहर क्या कर रहे हो? आप यहाँ किसी के साथ आए हो? अचानक ये सवाल सुनकर वो 4 साल का बच्चा घबरा गया और उसने सीधे निहाल की तरफ उंगली उठा दी। निहाल की वंश की तरफ पीठ थी इसलिए वो उसे देख नहीं सकता था। वर्कर को भी लगा कि शायद ये बच्चा निहाल का बेटा या भतीजा है और उसने आराम से वंश को अंदर आने दिया। वंश थोड़ी देर निहाल को देखता रहा और कुछ देर बाद निहाल ने वंश की परछाई अपने सामने वाले शीशे में देखी और पता नहीं क्यों वंश को देखकर निहाल के खड़ूस चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने इशारे से वंश को अपने पास बुलाया। वंश थोड़ा डरा भी और शर्माया भी, पर निहाल इतने प्यार से उसे बुला रहा था कि वंश धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अपने लाल गालों के साथ निहाल के सामने आकर खड़ा हो गया। निहाल ने वंश का गाल प्यार से सहलाते हुए उससे पूछा, हम आप तो खुद इतने क्यूट हो, तो मुझे ऐसे खड़े होकर चुपके चुपके क्यों देख रहे थे? वंश ने शर्माते हुए कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी अंकल। मैं पूछूं? आप वंश पर गुस्सा तो नहीं करोगे? निहाल ने हंसते हुए कहा, वंश आप इतने प्यारे हो कि अगर मुझे गुस्सा आएगा भी तो भी मैं आप पर गुस्सा नहीं कर सकूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप? निहाल वंश के साथ इतना नर्म और इतना प्यार से पेश आ रहा था कि वंश की सारी हिचकिचाहट निकल गई, पर आखिर वंश निहाल से क्या पूछना चाहता था। और वहाँ श्रेया कुछ ही देर में समझ जाएगी कि वंश उसके पास नहीं है। फिर क्या होगा? क्या निहाल और श्रेया एक बार फिर आमने सामने आएंगे? 109 हैंडसम अंकल। आमतौर पर निहाल शेरगिल बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, या यूं कहे कि बच्चों को कैसे संभालना है, उनसे कैसे बात करनी है, निहाल को ये सब कुछ नहीं पता था। बच्चे तो क्या, अपने अलावा किसी भी इंसान को कैसे हैंडल करना है, उससे अदब से कैसे बात करनी है, ये भी निहाल नहीं जानता था। उसकी परवरिश ही ऐसे रईस और अकेले माहौल में हुई थी कि वो अपनी दुनिया का अकेला राजा था। इसलिए जब वंश निहाल के पास आकर खड़ा हुआ और अपनी बड़ी बड़ी सितारों जैसी आंखों से निहाल को देखकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में बात करने लगा, तो निहाल खुद पर हैरान हुआ कि वो वंश से कितने प्यार से और कितने अपनेपन से बात कर रहा है। सलून का स्टाफ भी हैरान था, निहाल शेरगिल और लहजे में इतनी नरमी। सचमुच इस बच्चे में कोई तो बात होगी। वंश का मासूम सा सवाल और उस सवाल के साथ ये डर कि कहीं वो निहाल को नाराज़ न कर दे, ये बात निहाल के दिल को छू गई।
वंश ने निहाल को उठाकर अपनी गोदी में बिठाया, स्टाइलिस्ट को कुछ देर रुकने के लिए कहा और फिर लाद से वंश के माथे पर अपनी उंगली फेरते हुए उससे कहा, अब क्या सोच रहे हो वंश? पूछो न, क्या पूछना चाहते हो? वंश ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए पूछा। आपकी लाइफ में कोई मम्मी है? निहाल ने हंसते हुए कहा, व्हाट? मम्मी? हाँ बेटा, ऑब्वियसली मेरी लाइफ में मम्मी है। सब बच्चों की लाइफ में मम्मी होती है, मेरी भी हैं और बहुत कड़क हैं। इस पर वंश बोला, नो अंकल, आप समझे नहीं, मैं आपकी मम्मी की बात नहीं कर रहा। कैसे पूछूं? हाँ, आइडिया, आप अंकल हो तो आपकी लाइफ में कोई आंटी है। निहाल वंश की बात का मतलब समझ गया। ओह हाँ, अच्छा, तो आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ तो नहीं है? बेटा, आपके इस अंकल की लाइफ में बहुत सारी आंटियां हैं पर कोई वाइफ नहीं है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हो? वंश सीरियस होते हुए बोला, ओह, इतनी आंटियां हैं तो फिर तो आप बहुत बिजी होंगे। आप मेरे पापा कैसे बनेंगे फिर? ये सुनकर निहाल को झटका लगा। क्या? वंश के उस मासूम सवाल ने निहाल को हैरान भी किया और उसे हंसाया भी। सैलून के लोग भी हंसने लगे। उनमें से किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि 4 साल का ये प्यारा सा बच्चा कोई मजाक या खेल नहीं कर रहा। उसका सवाल सच्चा और संजीदा था। और वहीं सड़क के दूसरी तरफ सुपरमार्केट में सामान खरीद रही श्रेया को अचानक ये एहसास हुआ था कि बहुत देर से वंश उसके पास अपनी चॉकलेट्स और चिप्स का अंबार लेकर नहीं आया था। श्रेया ने अपना शॉपिंग बास्केट साइड में रखकर यहाँ वहाँ देखा और वंश को आवाज़ भी लगाई, वंश बेटा, आप कहाँ हो? पर अगर वंश वहाँ होता तो अपनी माँ को कोई जवाब देता न। श्रेया ने घबराकर पूरे सुपरमार्केट में वंश को ढूंढना शुरू किया। लोगों से पूछा, गार्ड से पूछा, पर किसी ने वंश को नहीं देखा था। श्रेया को ऐसा लगा जैसे वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाएगी। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। स्टोर में खड़े लोगों ने श्रेया को हौसला दिया और सब वंश को ढूंढने में लग गए। कुछ लोग स्टोर से बाहर निकले और उस 4 साल के बच्चे को तलाशने लगे। श्रेया पागलों की तरह वंश को पुकारने लगी। उसे अपना वो डर सच होता हुआ नजर आ रहा था कि ये शहर उससे सिर्फ छीनना जानता है। और वहीं कुछ ही मीटर दूर अपनी माँ की तड़प और फिक्र से बेखबर वंश निहाल से कह रहा था, आप हंस क्यों रहे हो? मैं इतना सीरियस होकर मम्मी के लिए नए पापा ढूंढ रहा हूँ। निहाल ने प्यार से जवाब दिया, वंश, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आप इतने क्यूट और साफ मन के हो कि आप इतना भी नहीं समझते कि इस तरह पापा या मम्मा को नहीं ढूंढा जाता। उन दोनों की जगह ऐसे ही रास्ते में मिले अजनबी अंकल नहीं ले सकते। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी मम्मी कहाँ हैं? वो परेशान हो रही होंगी ना? वंश ने उदास होते हुए कहा, ठीक है, आप मत बनो मेरे न्यू पापा। मैं मम्मा के पास वापस जाता हूँ, कम से कम अपनी चॉकलेट्स, चिप्स और लॉलीपॉप तो ले लूँ। वंश उदास होकर निहाल की गोद से उतरने लगा पर निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, नो वे, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं आपको खुद आपकी मम्मा के पास छोड़कर आऊँगा और उनसे आपकी तरफ से माफ़ी भी मांगूंगा कि आपने उन्हें इतना परेशान किया। अब बताओ वंश, कहाँ है आपकी मम्मा? वंश बोला, रोड क्रॉस करके जो बड़ी सी चॉकलेट की दुकान है वहाँ। मम्मा आज रात को दाल मखनी और पनीर बनाएंगी ना, तो उसकी ही शॉपिंग कर रही हैं। वंश की बात पर निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने प्यारे हो वंश। चलो आओ मेरे साथ, मम्मा के पास चलते हैं। इतना कहकर निहाल ने वंश को अपनी उंगली थमाई। स्टाइलिस्ट से कहा कि वो कुछ ही देर में वापस आएगा और वंश को लेकर वो सैलून के बाहर आ गया। वंश को थामे निहाल स्टोर की तरफ जा ही रहा था कि स्टोर के गार्ड ने वंश को पहचान लिया और भागा वो निहाल के पास आया और हाँफते हुए बोला, भला हो आपका साहब जो आप इस बच्चे को ढूंढ लाए, वरना वो मैडम तो आज मेरी नौकरी खा जाती। अरे बेटे, ऐसे कैसे तुम स्टोर से निकलकर बाहर चले गए? पता है तुम्हारी माँ का रो रो कर क्या हाल है? वंश हैरान होते हुए बोला, मम्मा रो रही है। ओह नो। तभी निहाल ने उस गार्ड से कहा, तुम भी कमाल के गार्ड हो। एक बच्चा स्टोर से निकलकर सामने वाले सैलून में पहुंच गया और तुम्हें खबर तक नहीं। चलो पहले वंश की माँ के पास जाकर इसे उनसे मिलवा देते हैं, मैं उनसे सॉरी भी कह दूंगा। मैं भी इसके साथ बातें करने में लग गया बिना ये सोचे कि इसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। लेकिन इतने में वंश निहाल से अपनी उंगली छुड़ाकर अपनी रोती हुआ माँ के गले लगने के लिए स्टोर के अंदर भागा। निहाल भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसके घर से आए फोन ने उसके कदम रोक दिए। उसके घर में कोई अनचाहा मेहमान आ गया था और उसे अब तुरंत घर जाना था। उसने गार्ड से कहा, यार मेरी तरफ से उन मैडम को सॉरी बोल देना, मुझे निकलना होगा। गार्ड ने झट से कहा, ठीक है साहब। निहाल फटाफट अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। और दूसरी तरफ वंश अपनी माँ को पुकारते हुए स्टोर में भागता हुआ आया। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, आप रो मत, देखो आपका वंश यहीं है। वंश की आवाज़ सुनकर श्रेया की जान में जान आ गई और वो बोली, वंश
इतना कहकर श्रेया ने भागकर वंश को गले से लगा लिया और उसका सर ऐसे चूमा जैसे वापस अपने अंदर जान फूंकने की कोशिश कर रही हो, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वंश उसके पास ही है और दुनिया की कोई ताकत उसके बेटे को उससे अलग नहीं कर सकती। श्रेया ने भावुक होते हुए वंश से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे वंश? हाँ, मम्मा ने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मम्मा को बिना बताए कहीं मत जाया करो, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ ऐसी कोई शरारत नहीं करोगे। इस पर वंश ने दबी आवाज में जवाब दिया, सॉरी मम्मा, मैं आपको तंग नहीं कर रहा था, मैं तो उन हैंडसम से अंकल को पूछने गया था कि क्या वंश ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, आप डांटोगी तो नहीं? श्रेया बोली, मम्मा अपने बेबी को कभी डांट सकती है। वंश ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मैं उनसे पूछने गया था कि क्या वो मेरे न्यू पापा बनेंगे? ये सुनते ही श्रेया हैरान रह गई। वंश ने ये बात इतनी मासूमियत और इतनी भावुकता के साथ श्रेया के सामने रखी थी कि वंश पर गुस्सा करना तो दूर, श्रेया इस अपराध बोध से भर गई कि उसके बेटे की जिंदगी में बाप की कमी इतनी गहरी है कि श्रेया को उसका अंदाजा भी नहीं था। श्रेया ने वंश से कुछ नहीं कहा, उसका गाल चूमा, उसे गले लगाया और बिल पे करके सामान लेकर स्टोर से निकलने लगी। तभी गार्ड ने उसे रोककर कहा, मैडम रुकिए, वो साहब आपको सॉरी बोलने को बोले थे। कौन से साहब? गार्ड ने जवाब दिया, वही जो आपके बेटे को वापस ले आए। वंश उनके पीछे पीछे सड़क के सामने वाले सैलून में चला गया था। वो आपसे मिलकर सॉरी बोलना चाहते थे, पर उन्हें अचानक एक फ़ोन आया और वो चले गए। ये सुनकर श्रेया ने इमोशनल होते हुए कहा, ये तो उनकी अच्छाई है कि वो मेरे वंश को वापस ले आए। अगर वो कभी यहाँ दोबारा दिखें तो उनसे कहना कि वंश की मम्मा ने उन्हें थैंक यू कहा है। मैं उस अजनबी का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वंश फौरन अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, उनका नाम हैंडसम अंकल है मम्मा। इस पर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गार्ड भैया, आप वंश के हैंडसम अंकल को थैंक यू बोल दीजिएगा। गार्ड मुस्कुराया, उसने श्रेया का सामान उसकी गाड़ी की डिक्की में रखा और दोनों माँ बेटा गाड़ी में बैठकर अपने नए फ्लैट की तरफ चल पड़े, जो चंडीगढ़ से निकलते ही पंचकुला में पड़ता था। श्रेया थोड़ी रिलैक्स हुई तो उसने अपने बेटे से उस हैंडसम अंकल के बारे में पूछना शुरू किया। तो मेरे छोटे नवाब साहब, अब आप ज़रा मुझे बताएंगे कि उस अजनबी में आपको ऐसा क्या दिखा कि आप उसके पीछे पीछे चले गए? कौन थे ये अंकल? वंश ने जवाब दिया, मुझे क्या पता मम्मा, मैं चॉकलेट ले रहा था और ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास पापा होते तो आप आज जैसे गाड़ी में रोई वैसे नहीं रोती। कोई आपको कुछ नहीं कहता मम्मा। और तभी वो अंकल अपनी ब्लू कलर की गाड़ी से निकले, मुझे अच्छे लगे तो मैं उनसे पूछने चला गया कि क्या वो मेरे पापा बनेंगे। पर श्रेया ने पूछा, पर क्या? वंश ने निराश होते हुए कहा, पर वो बहुत बिजी हैं मम्मा, उनकी लाइफ में बहुत सारी आंटियां हैं, इसलिए वो मेरे न्यू पापा नहीं बन सकते। अपने बच्चे की ये मासूम बातें सुनकर श्रेया की ममता भी जाग गई और उसके अंदर का डर भी। ममता इसलिए क्योंकि उसका बेटा इतनी साफ, निश्चल और मासूम उम्र में था कि वो ये नहीं समझता था कि माँ बाप इस तरह सड़क पर नहीं मिला करते। वो भाग्य से मिलते हैं और भाग्य से ही जिंदगी में साथ रहते भी हैं। और श्रेया के अंदर डर इस बात का था कि जैसे जैसे वंश बड़ा होने लगेगा, अपने बाप को लेकर उसके सवाल बढ़ते चले जाएंगे और वो दिन भी आएगा जब श्रेया उसे कोई कहानी बनाकर नहीं सुना पाएगी और उसे वंश से सच कहना पड़ेगा। पर अभी वो वक्त नहीं आया था और उस वक्त को श्रेया जितना टाल सकती थी वो टालेगी। उसने एक गहरी सांस ली, गियर बदल कर गाड़ी मोड़ी और अपने बेटे से कहा, वंश, आपकी मम्मा की लाइफ में पापा की जगह नहीं है, सिर्फ वंश की जगह है। जब आपके पापा हमें छोड़कर अमेरिका चले गए, आपकी मम्मा ने तभी से सब कुछ खुद संभालना सीख लिया था। हाँ, कभी कभी मैं रो लेती हूँ, पर वो तो इंसान होने की क्वालिटी है, रोने में कोई बुराई नहीं है, हार मानने में है। इसलिए आपकी मम्मा को नए पापा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप दोबारा कभी किसी भी हैंडसम अंकल को अपना पापा बनने के लिए नहीं कहेंगे। ओके, ये सुनकर वंश ने मुंह फुलाते हुए कहा, ओके मम्मा। वंश ने अपनी माँ का दिल रखने के लिए ओके कह तो दिया था, पर निहाल और उसका अपनापन वंश के दिल में घर कर गया था, इसलिए श्रेया की बात वंश किस हद तक मानेगा ये देखना अभी बाकी था। श्रेया जैसे ही अपनी गाड़ी और अपने बेटे के साथ अपने नए फ्लैट की सोसाइटी में दाखिल हुई तो कोई वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर श्रेया का चेहरा सख्त हो उठा। ये यहाँ क्यों? कौन मिलने आया था श्रेया से? क्या वंश इस अजबनी को लेकर सवाल करेगा? क्या श्रेया के बीते कल का हर पन्ना उसकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करेगा? क्या निहाल दोबारा श्रेया और वंश के सामने आएगा? एप टेनेटीट के साए श्रेया के इंतजार में उसकी सोसाइटी के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त बबली खड़ी थी, जो कुछ ही घंटों पहले श्रेया और उसके बेटे वंश से उस फास्ट फूड जॉइंट में मिली थी। श्रेया तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, वंश के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने बबली को देखते ही बर्गर शॉप वाली आंटी कहकर पुकारा था। श्रेया ने गाड़ी पार्क की, वंश को गाड़ी से नीचे उतारा, डिक्की से सामान निकाला और बहुत ही सामान्य तरीके से बबली से आकर बोली,
अब मेरे दरवाजे तक आ ही गई हो तो घर भी चल ही लो। ये सुनकर बबली ने एक राहत की सांस ली। थैंक यू श्रेया, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, पर इतने सालों बाद तुमसे बात हुई और वो भी इतनी फॉर्मल में मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस पर श्रेया ने बेपरवाही से कहा, घर चलो भविका। श्रेया का बबली को बार बार उसके पूरे नाम से पुकारना बबली के लिए चेतावनी थी कि श्रेया सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप है, वरना वो शायद बबली की तरफ देखती भी नहीं। श्रेया ने सोसाइटी के गार्ड से कहा कि वो उसका और वंश का सामान 10वें माले के 555 फ्लैट में पहुंचा दे, और फिर वो वंश का हाथ पकड़े हुए बबली के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। उसने बबली से कोई बात नहीं की और वंश को लिफ्ट के बटन्स के साथ छेड़खानी करने से रोकती रही। कुछ देर बाद श्रेया, वंश और बबली फ्लैट के अंदर आए। फ्लैट काफ़ी शानदार था और बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वंश इतना खुश हो गया कि श्रेया को छोड़कर पूरे घर में घूमने लगा। श्रेया ने बबली से बैठने के लिए कहा और सीधे मुद्दे पर आई, तुम मुझसे क्या चाहती हो भविका? और इससे पहले कि तुम मुझे कोई जवाब दो, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं यहाँ कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी दोस्ती जिंदा करने नहीं आई हूँ। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो प्लीज़ मेरे बेटे के सामने ऐसी कोई बात मत करना जिसकी वजह से उसके नाजुक बचपन पर असर पड़े। ये सुनकर बबली इमोशनल होते हुए बोली, श्रेया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे माफ़ कर सको, और मैं ये जानती हूँ कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। अगर किया होता तो मिलते ही बबली कहकर मुझे गले न लगा लिया होता। मैं सिर्फ तुमसे एक बार बात करके मिलकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। इन 4 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मुझे अपने किए का अफसोस नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह, मैं नताशा और रौनक के नाटक में बह गई थी श्रेया। उन्होंने तुम पर इस तरह इल्ज़ाम लगाया था कि उसके पीछे का सच देख पाना नामुमकिन था। मैं कमज़ोर पड़ गई थी श्रेया, और जब तुम्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिस सहेली को अपनी बहन कहती थी, मैंने उसे ज़माने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। और आज जब मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, शादीशुदा हो, कामयाब हो, इतने प्यारे बच्चे की माँ हो, तो अपने पाप को थोड़ा कम गिन पा रही हूँ। बस यही कहना चाहती थी मैं तुमसे। बबली के अंदर का पछतावा, उसका मजबूर और शर्मिंदा चेहरा देखकर श्रेया की आंखें भर आईं। उसका दिल भी पिघला, पर बबली से मिली चोट इतनी गहरी थी कि श्रेया उसे यूं ही माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने बबली को पानी का गिलास दिया और दूर पर्दों से खेल रहे वंश को देखते हुए उसने बबली से कहा, भविका, मैं तुम्हें वापस नहीं अपना सकती और न ही तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर तुम्हें इतनी तसल्ली ज़रूर दे सकती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई मैल नहीं है। तुम तो फिर भी पराई थी, मेरा तो अपना खून मेरा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ से इस सुकून के साथ जाओ कि तुम मेरी तरफ से हर गुनाह के एहसास से आज़ाद हो, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए बीते हुए कल का कोई जिक्र नहीं हो तो अच्छा है। बबली बोली, थैंक यू श्रेया, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। बदनसीब है रौनक, जो तुम्हारे प्यार को पाकर भी तुम्हारा नहीं हो सका। मैं चलती हूँ, अगर कभी तुमसे मिलने का मन हो तो। श्रेया के कहा, तो ज़रूर आना भविका, पर पिछली बातों और पिछले लोगों को मेरी ज़िंदगी की दहलीज के बाहर छोड़कर आना। इसके बाद श्रेया ने बबली को अपना फ़ोन नंबर दिया और वो उससे हाथ मिलाकर उसे दरवाजे से विदा कर ही रही थी कि वंश ने आकर बबली के दुपट्टे का सिरा पकड़ा और बचपने वाली नाराज़गी से बोला, आप वंश से मिले बिना ही जा रही हो बर्गर आंटी? मम्मा कहती हैं कि ये बैड मैनर्स होते हैं। बबली ने वंश को प्यार से जवाब दिया, नहीं वंश, मैं आपसे मिले बिना नहीं जा रही थी। आपकी बर्गर आंटी आपको बाय बोलने आ ही रही थी। श्रेया, वंश सचमुच बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम और साफ दिल है। श्रेया ने सोचते हुए कहा, जानती हूँ, इसलिए हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरी तरह ज़माने की ठोकरें ना खाए। बबली ने श्रेया को समझाते कहा, ऐसा मत सोचो श्रेया, भगवान की दया से अब तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक है। नाम है, घर है, पति है, बच्चा है, कोई ठोकर नहीं लगेगी अब तुम्हें या तुम्हारे बेटे को। अब मैं चलती हूँ, पर अगर इस नन्हे फरिश्ते की याद आई तो बहुत जल्द मिलूंगी। बाय वंश। वंश फौरन बोला, बाय बर्गर आंटी। मम्मा, ये आंटी कितनी स्वीट है ना। मम्मा। श्रेया बबली को जाते हुए देखती रही और फिर सोचने लगी कि जिस काल्पनिक पति के भरोसे बबली और ज़माने को लगता है कि वो और उसका बेटा महफूज है, वक्त आने पर अगर ये बात उल्टी पड़ गई तो। और इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी। नताशा और रौनक श्रेया के क्लाइंट्स थे जो कम से कम 5-6 महीने तक उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहने वाले थे, और इसमें कोई शक नहीं था कि वो श्रेया की दूसरी शादी का सच, वंश की पैदाइश का सच जानने में ज़मीन आसमान एक कर देंगे। और यही वो हादसा था जो श्रेया को हर हाल में होने से रोकना था। वो वंश पर अपने शर्मनाक कल की आंच भी नहीं आने दे सकती थी। श्रेया ने इन सब परेशानियों के बीच जैसे तैसे खाना बनाया, वंश से उसके रहस्यमयी हैंडसम अंकल की तारीफें सुनी, बबली के बारे में झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, और जब वंश थक कर सो गया तो उसे चादर ओढ़ाकर उसका माथा चूमकर वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर बाहर हॉल में आई। रात के 11:30 बज रहे थे। रणविता मासी जगी हुई थीं। श्रेया ने उन्हें वीडियो कॉल किया और पूरे दिन में जो कुछ उस पर बीता था उसने अपनी मासी को कह सुनाया, और फिर वो परेशान होते हुए बोली,
मासी, मैं ये सब कैसे संभालूंगी? आज तो नताशा सिर्फ मुझसे मिली है, कल को रौनक भी उसका साथ देने के लिए मेरी जिंदगी में विलन बनकर लौट आएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं उनके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। पर अगर उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने के लिए वंश का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो? रणविता मासी श्रेया को समझाते हुए बोली। श्रेया, एक सताई हुई मजलूम औरत की तरह बातें मत करो। इन 4 सालों में तुमने जिस दिन का हर पल इंतजार किया है, जिस न्याय का इंतजार किया है, अब वो दिन सामने आ रहा है। तो एक मजबूर माँ की तरह नहीं, मजबूत माँ की तरह सोचो। नताशा और उस रौनक का डटकर सामना करो, और रही बात वंश की, तो जो कहानी हम सबको घोट कर पिला चुके हैं उस पर कायम रहो। तुम्हारा पति और वंश का पिता अमेरिका में है बस। ये सुनकर श्रेया को थोड़ी हिम्मत मिली और वो बोली, यू आर राइट मासी। मैं वंश की वजह से घबरा गई थी, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बट मासी, अगर हो सके तो आप यहाँ मेरे पास आ जाइए, मैं वंश की तरफ से निश्चिंत हो जाऊंगी। रणविता मासी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ श्रेया, पर याद रखो बेटे, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, ना मेरी और ना वंश की। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट मासी, लव यू। श्रेया ने कॉल के बाद अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई, बाल ऊंचे जुड़े में बांधे, लैपटॉप खोला और नताशा और रौनक के नए बंगले के डिज़ाइन्स पर काम करने बैठ गई। उसे कल सुबह दोबारा नताशा से मिलना था और श्रेया पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती थी। बदला अपनी जगह था और काम अपनी जगह पर। करीब 25 किलोमीटर दूर रात के 12 बजे अपने जिम में पागलों की तरह ट्रेडमिल पर दौड़ रही, गुस्से और डर से उफन रही नताशा का ऐसा मानना नहीं था। वो अभी तक सदमे में थी कि श्रेया उसकी ज़िंदगी में लौट आई है, वो भी कामयाब, हिम्मती और बेखौफ बनकर। और श्रेया की खूबसूरती से तो खैर उसे हमेशा से जलन थी। श्रेया से मिलने के बाद नताशा ना अब तक घर गई थी और ना ही उसने रौनक का फ़ोन उठाया था। वो बस प्लान करने में लगी हुई थी कि इस बार वो श्रेया को कैसे बर्बाद करे, वो भी इस तरह कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। इस बारे में सोचते सोचते नताशा ने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा श्रेया, ना माँ बाबूजी, ना करोड़ों की वो जायदाद और ना ही मेरा रौनक। इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी श्रेया, और तुम उस दिन को कोसोगी जब तुमने चंडीगढ़ लौटने के बारे में सोचा। इतना कहकर नताशा और तेजी से ट्रेडमिल पर दौड़ने लगी। अगली सुबह श्रेया ऑफिस के लिए तैयार हुई और उसने वंश को तैयार करते हुए कहा, ओके बेबी, अब आप मम्मा की बात ध्यान से सुनेंगे। आप मेरे साथ मेरे ऑफिस जा रहे हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पर कंपनी के प्ले स्कूल में रहेंगे। वहाँ बाकी बच्चे भी होंगे जिनके साथ आप लंच करेंगे और खेलेंगे, और क्योंकि आप कल एक बार मुझे तंग कर चुके हैं, आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप दोबारा मम्मा को बिना बताए किसी हैंडसम अंकल या प्यारी आंटी के पीछे नहीं जाएंगे। प्रॉमिस। ये सुनते ही वंश ने मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा आप मुझे ज़रा भी शरारत नहीं करने देती। हम ठीक है, ये लो वंश का पिन की प्रॉमिस। श्रेया ने खुश होते हुए कहा, ये हुई ना बात। चलो अपनी कलर बुक्स और खिलौने उठाओ, मम्मा मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। करीब 1 घंटे में श्रेया और वंश नील महल डिज़ाइन स्टूडियो के ऑफिस पहुंच गए। श्रेया ने वंश को माथे पर किस किया, ग्राउंड फ्लोर के प्ले स्कूल में छोड़ा और नताशा की बदतमीजियों का जवाब देने के लिए ऊपर के फ्लोर पर चली गई। प्ले स्कूल की केयर टेकर हेलेन ने वंश को एक कुर्सी पर बिठाया और बाकी बच्चों को उससे मिलवाने के लिए इकट्ठा करने लगी। तभी वंश की नज़र हेलेन की टेबल पर रखे अखबार पर पड़ी और उस अखबार पर छपी एक तस्वीर को देखकर वंश का चेहरा खिल उठा। वो तस्वीर निहाल शेरगिल की थी, वंश के न्यू पापा बनने के लिए वंश का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार। वंश ने हेलेन के चेहरे को अपनी छोटी सी उंगली से अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, आंटी ये अंकल कौन है? हेलेन ने जवाब दिया, अरे इतने छोटे होकर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो। बेटे, ये चंडीगढ़ के सबसे रईस लोगों में गिने जाने वाले बिजनेसमैन हैं, निहाल शेरगिल है इनका नाम। पर आप क्यों पूछ रहे हो? वंश ने इस पर जवाब दिया, ये मेरे सैलून वाले अंकल हैं, आपको पता है कि ये कहाँ रहते हैं? हेलेन वंश के मासूम चेहरे पर बने सवालिया निशान से पिघल उठी। वो ये तो नहीं जानती थी कि वंश निहाल के बारे में क्यों पूछ रहा था, पर वो इतना समझ गई थी कि अगर उसने वंश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो क्या हेलेन वंश को बता देगी कि निहाल उसे कहाँ मिल सकता है? क्या वंश निहाल से दोबारा मिलने की कोशिश करेगा? और श्रेया, क्या श्रेया नताशा का अगला वार संभाल पाएगी जिसकी तैयारी वो करके बैठी है? और अगर इस बार रौनक भी उसके साथ हुआ तो? 11 नताशा की शर्त। नील महल डिज़ाइन स्टूडियो के 5वें फ्लोर पर जाकर नताशा के अगले वार की तैयारी करने में लगी श्रेया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका नन्हा नवाब वंश उससे किया हुआ वादा तोड़ने वाला है। हालांकि वंश अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था, उससे किया हुआ पिन की प्रॉमिस निभाना चाहता था, पर उस बच्चे का मासूम दिल न जाने क्यों निहाल की तरफ बार बार खींचा चला जा रहा था। और अब जब उसे पता चल गया था कि उसके हैंडसम अंकल उसे कहाँ मिल सकते हैं, तो वो बहुत देर तक अपने चंचल कदमों को माँ को दिए हुए वादे से बांध नहीं सकता था।
और इस बात से निश्चिंत कि वंश ग्राउंड फ्लोर पर प्ले स्कूल में ऑफिस के बाकी स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के साथ बिजी और सेफ है। श्रेया पूरी तैयारी के साथ नील महल के मेन ऑफिस में आ पहुंची थी। उसे देखते ही करण का चेहरा खिल उठा और इसमें करण का कोई कसूर नहीं था। श्रेया थी ही सुबह की भीनी भीनी धूप जैसी। उसे देखकर किसी का भी दिन बन जाता था। करण ने श्रेया को गुड मॉर्निंग विश किया, उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और उसे कुर्सी लेने के लिए कहते हुए बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता श्रेया कि मैं कितना रिलीव्ड हूँ कि नताशा मल्होत्रा के साथ ये डील वर्कआउट हो गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है और वो ये भी नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर हो। और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि वो शादी कर रही है और अपना बंगला बनवा रही है। तुम लोग फैमिली हो और इतने फासले। उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने संजीदा होते हुए जवाब दिया, करण, ये मेरा और मेरी बहन का बहुत ही पर्सनल मामला है और तुम मेरे लिए अजनबी हो। मुझे नहीं लगता कि हमें मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने चाहिए। हो सकता है कि मैं रूड हो रही हूँ, पर मैं घर के मामले काम के वक्त डिस्कस करना पसंद नहीं करती। करण ने कहा, श्रेया तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी और नताशा की लाइफ की गॉसिप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि बीते कल में क्या हुआ है। मुझे चंडीगढ़ आए हुई 2 साल ही हुए हैं, पर यहाँ वहाँ से मैंने कुछ कुछ सुना है जिसके बारे में बात करके मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं करवाना चाहता। मैं जो भी पूछ रहा हूँ काम की हैसियत से ही पूछ रहा हूँ। इस पर श्रेया ने कड़ी आवाज में कहा, मुद्दे पर आओ करण, क्योंकि अब तुम मुझे वाकई में अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। आखिर बात क्या है करण? करण ने कहा, श्रेया बात बहुत सीधी सी है। मैंने कल नताशा का तुम्हारे साथ रवैया भी देखा और तुम्हारे तेवर भी। वो भले ही तुमसे काम करवाने के लिए मान गई है, पर वो सनकी है यार। वो पक्का तुम्हें प्रोजेक्ट के दौरान तरह तरह से परेशान करेगी और हमारी कंपनी का डर ये है कि तुम दोनों बहनों की इस तनातनी में हमारा नुकसान ना हो जाए। नील महल स्टूडियो नताश मल्होत्रा और रौनक खन्ना से काफ़ी मोटी फीस ले रहा है और ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रेस्टीज का मैटर है। और अगर कहीं बीच में ही। श्रेया ने बात बीच में काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बीच में करण। मैं खुद को भी जानती हूँ और नताशा को भी। न मैं ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ूंगी और न वो मुझे बंगला पूरा होने तक काम से निकालेगी। अपने और रौनक खन्ना के सपनों के महल को मेरे हाथ से सजवा कर वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहती है, मेरा दिल दुखाना चाहती है, इसलिए उस बंगले की बनावट और सजावट करूंगी तो मैं ही। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, बहनों की आपसी जंग में इस कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर श्रेया एक गहरी सांस लेकर बोली, अब जरा काम की बात करें। ये स्केचेस देखो और ये तस्वीरें भी। मैंने नताशा के बंगले का ढांचा देख लिया, उस घर पर भी जाऊंगी, पर उससे पहले ये डिज़ाइन आज उसे प्रेजेंट करने हैं। करण खुश होते हुए बोला, वाह ये तो बहुत ही उम्दा है श्रेया। सचमुच घर की सजावट में तुम्हारे हुनर का कोई मुकाबला नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, जरा नताशा को भी दिखा लेते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम बैकअप में कुछ और डिज़ाइंस निकाल लो, अगर अपनी सनक में आकर उसने ये फाड़ कर फेंक दिए तो नया सेट पेश करना पड़ेगा। करण ने ये बात कुछ इस तरह मज़े लेकर कही कि श्रेया की हंसी छूट गई और साथ ही साथ करण भी हंस पड़ा। श्रेया ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों के नाम लेने से ही उसके जख्म हरे हो जाते हैं, किसी दिन कोई अजनबी उन पर चुटकी लेते हुए तंज कसेगा और श्रेया हंस पड़ेगी। श्रेया को लगा कि शायद यही सही तरीका है इस मुश्किल वक्त से गुजरने का। जख्मों पर इतना रोकर देख तो लिया, अब उन पर थोड़ा हंस भी लिया जाए। करण ने श्रेया को हंसते हुए देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये औरत अंदर से कितनी जख्मी होगी और कितने जतन से इसने अपनी जिंदगी के सारे टुकड़े समेटे होंगे। उसके अंदर श्रेया के लिए सम्मान और अपनेपन का भाव जाग गया, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए महसूस करता है। उसने मन ही मन तय किया कि श्रेया एक चोट खाई हुई अच्छी लड़की है और जहां तक हो सकेगा वो उसे नताशा के साथ डील करने में उसकी मदद करेगा। तभी करण की सेक्रेटरी ने अंदर झांक कर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, करण सर, नताशा मल्होत्रा आ गई हैं, किसी अजीब कॉफ़ी की डिमांड कर रही हैं और पागलों की तरह श्रेया मैडम और आपको ढूंढ रही हैं। करण ने कहा, सूजी वो हमारी स्टार क्लाइंट हैं, अगर वो कॉफ़ी में आसमान का बादल भी घोलने को कहे तो घोल देना। हम दोनों बस आ रहे हैं। गो सूजी। नताशा और नताशा जैसे नकचुरे और बदतमीज़ रईसजादों को कोसती हुई उस कॉफ़ी की तलाश में चली गई। श्रेया ने डिज़ाइन की फाइल उठाई और एक कड़क चेहरे मोहरे के साथ करण के आगे आगे मीटिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं 5 फ्लोर नीचे वंश ने एक बार फिर वही शरारत कर दी थी जिससे कुछ ही देर में श्रेया की जान उसके हलक में अटकने वाली थी। उसने हेलेन से पूछा था कि निहाल शेरगिल उसे कहाँ मिल सकता है, और हेलेन ने बिना वंश के दिमाग की खुराफात समझे उसे गोदी में उठाकर 2 ब्लॉक दूर एक ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई थी और कहा था कि वो शेरगिल टावर है, निहाल वहीं मिलता है सबको। और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर हेलेन ने उसे एक गेम खेलने के लिए दे दिया था। पर अब वंश कहाँ रुकने वाला था। उसने आंखें बंद कर कर मन ही मन श्रेया को सॉरी मम्मा बोला और हेलेन की नज़रों से बचते हुए वो बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसे लगा कि शेरगिल टावर गिनकर कुछ 100 कदम ही तो दूर है, वो तो चलकर ही पहुंच जाएगा।
अपनी धुन में लॉलीपॉप खाता हुआ गुनगुनात हुआ पैरों में एक लहर लिए छोटा सा वंश एक बार फिर निहाल से मिलने चल पड़ा। रास्ते में जो भी उस खुशरंग और प्यारे से 4 साल के बच्चे को देखता वो उसके गाल खींचता, उसके सिर पर हाथ फेरता या उसे पलट पलट कर देखता। कोई ये कह ही नहीं सकता था कि वंश अकेला कहीं गुम हो गया है, सबको यही लगता कि उसका कोई बड़ा उसके आसपास ही है, तभी तो बच्चा इतना बेफिक्र और खुश घूम रहा है। और यूं ही चलते चलते वंश शेरगिल टावर के नज़दीक पहुंचने लगा। वहीं नील महल के ऑफिस में श्रेया भी नताशा को गुस्सा दिलाने के बहुत नज़दीक आ चुकी थी। श्रेया और करण ने मीटिंग रूम में घुसते ही बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नताशा से बड़ी औपचारिकता से बात की थी, उसके सामने डिज़ाइंस का प्रेजेंटेशन दिया था और उससे बहुत आराम से पूछा था कि वो अपनी राय बता दे। पर नताशा तो नताशा थी, उसने श्रेया को आराम से अपने घर का इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए हाय नहीं किया था। उसने एक बार फिर श्रेया का सिर कुचलने के लिए उसे ये प्रोजेक्ट दिया था और अपने इन्हीं मंसूबों को मद्देनज़र रखते हुए उसने डिज़ाइन की फाइल बंद की और श्रेया को अपनी आंखों की आंच से जलाते हुए कहा, गुड वर्क श्रेया, मुझे तुम्हारा टेस्ट बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि तुम मेरे घर में 4 चांद लगा दोगी, पर बेस्ट डिज़ाइन चुनने के लिए मुझे रौनक का इंतज़ार करना पड़ेगा। रौनक फ़िलहाल इंडिया से बाहर है, अगले हफ्ते आ जाएगा, तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। ये जानकर तो और भी खुश होगा कि तुम उसका घर बसा रही हो, आई मीन मेरे साथ उसका घर बसा रही हो। श्रेया इस पर आराम से बोली, तो ठीक है नताशा, एक बार तुम्हारे मंगेतर वापस आ जाएं, हम अगली मीटिंग तब कर लेंगे। तुम दोनों को जो स्टाइल पसंद आ जाए हम उसके हिसाब से काम शुरू करवा देंगे। क्यों करण ने कहा, यस यू आर राइट श्रेया, हम फिर आपके मंगेतर का वेट करते हैं मिस मल्होत्रा, जैसे ही वो आ जाएं आप हमें कॉल कर लीजिएगा। नताशा ने कहा, अरे रुको रुको रुको, तुम दोनों कहाँ चले? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि रौनक मेरे साथ ये सिलेक्शन करेगा, मैंने ये नहीं कहा कि काम पर ब्रेक लग रहा है और ना ही मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी है श्रेया। नताशा की आवाज़ में घुल रहे जहर को श्रेया समझ गई। वो जानती थी कि वो नताशा के साथ कभी चैन से काम नहीं कर पाएगी और नताशा के तमाशे की शुरुआत हो चुकी थी। करण कुछ कहने ही वाला था कि श्रेया ने ही नताशा से पूछ लिया, मैं कुछ समझी नहीं नताशा, अगर अभी काम ही नहीं हो सकता तो हम किस बात के लिए रुकें? नताशा ने कहा, नो करण जा सकता है, वो तो वैसे भी सिर्फ इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, काम तो मुझे तुमसे ही है। ये सुनकर करण ने कहा, सॉरी मिस मल्होत्रा, आपको श्रेया से जो कहना है मेरे सामने ही कहना होगा। श्रेया को इस प्रोजेक्ट पर हमारी फर्म पार्टनरशिप में लेकर आई है, इसलिए अगर काम को लेकर कोई भी बदलाव या डिस्कशन है तो वो मेरे सामने ही होगा। नताशा ने अकड़ दिखाते हुए कहा, ठीक है तो तुम भी सुन लो, वैसे भी मैंने जो चेंज सोचा है वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना ही पड़ेगा। श्रेया ने चौंक कर कहा, 1 मिनट, चेंज? कैसा चेंज नताशा ने जवाब दिया, चेंज ये है कि अगर तुम्हें और इस कंपनी को मेरे बंगले के इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसके साथ आने वाली लाखों रुपयों की फीस भी, तो तुम्हें मेरे एक और काम का पूरा डिज़ाइन और सेटअप संभालना होगा। और अगर तुम मना कर देती हो, जो कि तुम कर सकती हो, तो मजबूरन मुझे अपने बंगले का काम भी वापस लेना होगा। नताशा का ये नया पासा देखकर श्रेया उतनी हैरान नहीं थी जितना करण। ये अचानक इस सन की लड़की को क्या सूझी? क्या इसे वाकई में कोई नया प्रोजेक्ट करवाना है या ये श्रेया को तंग करने का कोई प्लान है? श्रेया ने करण को इशारा किया कि वो कुछ न कहे और उसने बड़े ही नॉर्मल तरीके से नताशा से पूछा, बिना मेरी हाँ या न जाने फैसला मत लो नताशा, तुम बताओ तो सही कि अपने घर के इंटीरियर के अलावा तुम मुझसे और कौन सा काम करवाना चाहती हो, ताकि मैं भी तुम्हें अपनी फीस बता सकूं। मेरा वक्त बहुत कीमती है नताशा, इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कहना चाहती हो जल्दी कह दो। नताशा ने जहर उगलते हुए कहा, सोच लो, इनकार तो नहीं कर दोगी? श्रेया ने कहा, नहीं कर सकती, करण की कंपनी की इज्जत का सवाल है और मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकती, इसलिए बताओ कि ऐसा कौन सा दूसरा काम है जिसे बताने के लिए तुम्हें इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है। नताशा ने धूर्तता के साथ कहा, वो दूसरा काम ये है श्रेया कि मैं चाहती हूँ मेरी और रौनक की शादी की पूरी सजावट तुम और सिर्फ तुम डिज़ाइन करो, बताओ करोगी? नताशा की बात सुनकर श्रेया के चेहरे का रंग उतर गया, उसकी रगों में खून जमने लगा और उसे रौनक के साथ लिए फेरे उसके हाथों मिला धोखा किसी खंजर की तरह अपने सीने में चुभता हुआ महसूस होने लगा। ये कैसी शर्त रख दी थी नताशा ने? अब क्या करेगी श्रेया? क्या वो हाँ कह देगी या ये प्रोजेक्ट नताशा के मुंह पर मार कर चली जाएगी? क्या वंश निहाल तक पहुंच जाएगा या श्रेया के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर? 12 वंश के निहाल अंकल। श्रेया को अचानक ऐसा लग रहा था जैसे नताशा उसे हाथ से पकड़कर वक्त का पहिया घुमाकर 4 साल पीछे उसी जिल्लत और अजियत भरी जिंदगी में ले गई हो, जहां 48 घंटों के अंदर अंदर नताशा और रौनक ने मिलकर उसे महल से खींचकर सड़कों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया था। रौनक, नताशा, उनका बेहया इश्क, शादी पर बदनामी का दाग, ये सब बातें श्रेया के दिमाग में लौटने लगी और उसका दबा हुआ दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने की धमकी देने लगा। और देता भी क्यों ना, नताशा ने श्रेया के सामने शर्त ही ऐसी रख दी थी।
श्रेया अपनी पुरानी सौतन और अपने पुराने पति की शादी का मंडप सजाए ताकि सारा ज़माना उस पर हंसे, उससे ये कहे कि ये सब उसके उस रात किए गए पाप की सज़ा है। श्रेया के जी में तो आया कि नताशा के हसीन पर बदनुमा चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारे कि उसकी छाप उसकी आत्मा पर छप जाए, पर श्रेया ऐसा नहीं कर सकती थी। मामला नाजुक था और माहौल भी। श्रेया का एक गुस्से में लिया गया फैसला इस जहरीली नताशा के फन को उठा सकता था और वो जहर श्रेया के मासूम बेटे तक पहुंच सकता था, जिसके बारे में आज नहीं तो कल नताशा और रौनक जान ही जाएंगे। और फिर जिस कंपनी ने उस पर भरोसा करके उसके साथ पार्टनरशिप की थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि नताशा ने अपनी जुबान में मिर्च का स्वाद लगाते हुए श्रेया से बड़े ही तीखे अंदाज में पूछा, कहाँ खो गई श्रेया? इतना सोचो मत, अगर तुम्हें मेरी और रौनक की शादी का अरेंजमेंट हैंडल करने में प्रॉब्लम है तो तुम मना कर सकती हो। तुम तो वैसे भी बहुत फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जाने से भला तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर मैं तुम्हारी बेबसी नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? श्रेया ने जवाब दिया, फ़र्क पड़ता है नताशा, उसूल का फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी दी हुई कमिटमेंट से अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकती और बिना किसी गलती के मुंह छिपाकर भागना तो मैंने कब का बंद कर दिया। अगर तुम्हारी शर्त यह है कि मैं तुम्हारी और रौनक की शादी का सेटअप करूं, तुम्हारा मंडप सजाऊं, तो मुझे ये मंजूर है। और रही मेरी फ़ीस की बात, तो यही समझ लो कि जितना पैसा तुम और रौनक यूरोप के 1 महीने के टूर पर उड़ाते उसका 3 गुना कर लेना और उसके आगे टैक्स भी लगा लेना। करण, नताशा का ये काम भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवा दो। और तुम नताशा, अच्छा तरह से सोच लो कि तुम्हें कैसा सेटअप चाहिए ताकि अगली मीटिंग में हम सब कुछ फाइनल कर सकें। मीटिंग खत्म, मैं चलती हूँ, मेरा एक इम्पॉर्टेंट पर्सनल कॉल है। रौनक को मेरा हाई कहना नताशा, आई एम श्योर वो बहुत खुश होगा। इतना कहकर श्रेया ने अपनी फाइल्स उठाईं और पूरे रुबाब के साथ मीटिंग रूम से बाहर चली गई। करण ने भी रुकना ठीक नहीं समझा, उसने जलती सुलगती नताशा से बस इतना कहा कि वो पेपर तैयार करवा देगा और नताशा श्रेया की एडवांस फीस का भुगतान कर दे, और जब भी नताशा और रौनक श्रेया से मिलना चाहें वो ऑफिस फ़ोन करके मीटिंग फिक्स करवा ले। नताशा देख सकती थी कि करण उसे कैसी जांचने वाली निराश आंखों से देख रहा है, ऐसे कि जैसे वो बिना बोले नताशा से कह रहा हो कि वो किरदार में श्रेया से इतनी छोटी है कि श्रेया की बराबरी करना तो दूर की बात है, वो श्रेया के साथ एक कमरे में सांस लेने के भी लायक नहीं है। नताशा ने करण को टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे जज कर रहे हो? औकात नहीं है तुम्हारी मुझे इस तरह देखने की। इस पर करण ने बड़े तमीज़ से जवाब दिया, मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं मिस मल्होत्रा, मैं भला आपको क्यों जज करूंगा? आप मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट है, मेरा जॉब है आपका काम करवाना और उसकी फ़ीस लेकर अपनी कंपनी का फ़ायदा करवाना। और रही औकात की बात, तो औकात का क्या है, वक्त बदलता रहता है और उसके साथ साथ इंसान की औकात भी। चलता हूँ, मेरी अगली मीटिंग है, सूजी आपको कांटेक्ट कर लेगी, गुड डे मैडम। और इस तरह बिना नताशा के मुंह लगे करण भी वहां से चला गया। नताशा के बस में होता तो इस ऑफिस की ईंट से ईंट बजा देती, इसलिए नहीं कि उसे श्रेया या करण पर गुस्सा आ रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि वो श्रेया को नीचा दिखाने के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। उसने बिना सोचे समझे श्रेया को अपनी और रौनक की शादी का मेहमान बना दिया था। कहाँ तो नताशा ने ये सोचा था कि वो अपने परिवार को और रौनक को भनक भी नहीं लगने देगी कि श्रेया चंडीगढ़ में है, और अब उसने खुद ही श्रेया को उनके सामने लाने की तैयारी कर ली थी। और रौनक, अगर श्रेया को 4 साल के बाद देखकर उसकी नीयत बदल गई तो? अगर श्रेया के इस नए रूप के सामने रौनक को नताशा फीकी लगने लगी तो? श्रेया तो वैसे भी रौनक की दीवानी हुआ करती थी, अगर उन दोनों के बीच कुछ सुलग उठा तो क्या करेगी नताशा? इन सब ख्यालों से तिलमिलाकर नताशा ने खुद को समझाया, ओह स्टॉप इट नताशा, ये क्या फिजूल बातें सोच रही हो? रौनक कभी श्रेया को पसंद नहीं कर सकता, उसने खुद मेरे प्यार में पागल होकर उसे पूरी दुनिया के आगे रुसवा किया था, और अगर श्रेया उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगी तो मार डालूंगी मैं उसे। वो हमेशा मुझसे कमज़ोर थी और कमज़ोर ही रहेगी। नताशा ने गुस्से से खुद को समझा तो लिया था, पर सच तो ये था कि उसे आज भी रौनक की नीयत पर शक था। श्रेया के जाने के बाद इन 4 सालों में रौनक ने कई बार श्रेया का जिक्र किया था, कभी अगर रौनक और नताशा की लड़ाई होती तो अक्सर रौनक नताशा को श्रेया के साथ तोल देता। श्रेया नताशा की जिंदगी से जाकर भी गई नहीं थी और अब तो वो वापस आ चुकी थी। नताशा ने तय किया कि वो हर हाल में रौनक को श्रेया से दूर रखेगी। दूसरी तरफ श्रेया, जो शायद जीते जी दोबारा कभी रौनक की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी, वो इस वक्त लेडीज़ रेस्टरूम में अपने आंसू पोंछ रही थी। वो आंसू जो नताशा के सामने तो नहीं निकले, पर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे श्रेया की कमजोरी बनकर छलक पड़े। श्रेया ने अपने आप को शीशे में देखा और दुखी होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी घूमकर दोबारा उन्हीं हालातों पर कैसे लौट सकती है? कैसे 4 साल पहले हुआ वो हादसा इस तरह खुद को कैसे दोहरा सकता है? मैं अब नताशा और रौनक की शादी करवाऊंगी। मैं क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए, अपने साथ एक और जुल्म नहीं। और वंश, उसे कैसे दूर रख पाऊंगी मैं इन सब से? क्या असर होगा उसके नन्हे से दिमाग पर?
श्रेया एक बंद बाथरूम में इन सवालों से इस फिक्र से जूझ रही थी और उसका मासूम स्वच्छंद और प्यारा बेटा वंश इन सब मुश्किलों से दूर शेरगिल टावर जाकर निहाल से मिलने की तैयारी कर रहा था। वो टावर की एंट्री पर पहुंचा तो कांच के दरवाजे पर खड़े एक लंबे चौड़े मुच्छर गार्ड से अपनी टिमटिमाती आंखें उठाकर पूछने लगा, एक्सक्यूज मी मूंछों वाले अंकल। गार्ड ने झेपते हुए कहा, मेरा नाम बलवान सोढ़ी है बच्चे, मूंछों वाले अंकल नहीं। बोलो क्या चाहिए, किससे मिलना है? 1 मिनट तुम अकेले आए हो क्या? वंश ने जवाब दिया, सॉरी बलवान अंकल, अब मैं आपकी मूंछों की बात नहीं करूंगा। मैं अकेले नहीं आया, मेरी मम्मा वो सामने वाली बिल्डिंग में हैं। वो बिजी हैं तो मैं निहाल शेरगिल अंकल से मिलने चला आया। वो यहीं रहते हैं ना? गार्ड ने नर्म पड़ते हुए कहा, पुत्र जी निहाल सर यहाँ रहते नहीं हैं, ये उनका ऑफिस है। और आप कैसे जानते हो निहाल सर को? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ और शायद आपकी मम्मी को भी नहीं। वंश ने कहा, मैं हैंडसम अंकल को मेरा मतलब है निहाल शेरगिल अंकल को बॉयज़ के ब्यूटी पार्लर में मिला था। मम्मा उनसे नहीं मिली, मैं उनसे मिला हूँ। आप प्लीज़ उनको बोलेंगे कि वंश उनसे मिलने आया है। गार्ड ने बच्चे को ध्यान से देखा और उसे यकीन हो गया कि ये बच्चा झूठ तो बोल नहीं रहा, जितनी सफाई से और जितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी बात सामने रख रहा है, हो ना हो निहाल सर ज़रूर इससे मिले होंगे। और देखने में लगता भी किसी अच्छे घर का है, कितना प्यारा सा है। गार्ड ने झुककर वंश के छोटे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो वंश पुत्र, मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूं और निहाल सर तुमको शायद मिल भी लेंगे, पर जब तक तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आती तुम कहीं जा नहीं सकते। निहाल सर ही तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने देंगे। ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अब गार्ड की ये शर्त सुनकर वंश घबरा गया। वो तो श्रेया को बिना बताए निहाल से मिलने आया था, वो भला श्रेया के आने तक कैसे निहाल के ऑफिस में रुक सकता था? और श्रेया को तो पता भी नहीं था कि वंश शेरगिल टावर आया है, वो भला यहाँ कैसे आएगी? वंश अभी अपने छोटे से दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि अचानक टावर की पार्किंग से एक लंबी नीली गाड़ी निकली और पूरी स्पीड से गेट से बाहर निकल गई। गार्ड ने गाड़ी को देखा और फिर छोटा सा मुंह बनाते हुए वंश से कहा, ओह पुत्र जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। निहाल सर तो चले गए। वंश ने उदास होते हुए कहा, चले गए? कहाँ चले गए निहाल शेरगिल अंकल? गार्ड ने कहा, आज उनका लंच ब्लू हाउस लाउंज में है और वहीं से वो घर चले जाएंगे। तुम उनसे आज नहीं मिल पाओगे वंश। वंश ने निराश होते हुए कहा, ओह क्या ये ब्लू हाउस बहुत दूर है? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं बहुत दूर तो नहीं है, सेक्टर 17 में पड़ता है और तुम वहां अकेले जाने के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए वापस अपनी मम्मी के पास जाओ, कल आना, मैं बता दूंगा निहाल सर को कि छोटा सा वंश उनसे मिलने आया था। वंश ये जानकर बहुत हताश हुआ कि वो निहाल से मिल नहीं पाएगा। उसने गार्ड को थैंक यू बोला और अपना छोटा सा उदास चेहरा लेकर वापस नील महल ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ लौटने लगा। पर चलते चलते उसे अचानक लगा कि अगर उसे दोबारा निकलकर निहाल से मिलने का मौका ही नहीं मिला तो अब जब वो बाहर निकला ही है तो एक बार ब्लू हाउस जाकर भी निहाल से मिलने की कोशिश कर ले। निहाल कभी वंश से मिलने से मना नहीं करेगा। ये सोचकर उसने एक ऑटो वाले भैया से पूछा, भैया आपको पता है कि सेक्टर 17 में ब्लू हाउस कहाँ है? ऑटो वाला बोला, हाँ बेटा जी पता है, पर आप अकेले कहाँ जाओगे? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? वंश ने झूठ बोलते हुए कहा, वहीं है भैया अंकल, मेरे पापा वहीं हैं, आप मुझे ले चलोगे उनके पास? ऑटो वाला बोला, ओह आजकल के माँ बाप भी ना घूमने क्या निकलते हैं, अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं, आओ बेटे मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ ब्लू लाउंज। वंश ने खुश होते हुए कहा, सच्ची भैया अंकल, आप ले चलेंगे मुझे पापा के पास? ऑटो वाला ने कहा, तो और कौन लेकर जाएगा आपको पुत्र जी, बैठो कुलजीत की गड्डी में। और इस तरह वंश खुशी खुशी ऑटो में बैठकर एक अनजान आदमी के भरोसे निहाल से मिलने चला गया। और उसकी बेखबर माँ लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर उतर रही थी ताकि वो वंश को लेकर घर जा सके। क्या होगा जब श्रेया को ये पता चलेगा कि वंश एक बार फिर कहीं चला गया? क्या ये ऑटो ड्राइवर वंश को सचमुच निहाल के पास पहुंचाएगा? क्या वंश की वजह से निहाल और श्रेया एक बार फिर एक दूसरे? प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।